अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर किप्स वर्कशीट में टॉपिक नंबर 4 है, जो वेव से रिलेटेड है। वेव से रिलेटेड आपसे बातें डिस्कस करने का मौका मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कह रहा है, द डायग्राम शोज अ ट्रांसवर्स वेव एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। द वेव इज ट्रेवलिंग टू द राइट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 12.5 हर्ट्ज। बेटा 12.5 हर्ट्ज का मतलब आपको जो गिवन कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 12.5 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आगे आपसे क्या कह रहा है जरा देखिएगा। एट द इंस्टेंट शोन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट पॉइंट पी। अच्छा, पॉइंट पी और ये क्यू पॉइंट ये बने हुए, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये पॉइंट है क्या असल में, ये है पॉइंट पी। और ये जो नजर आ रहा है ये पॉइंट क्यू नजर आ रहा है। बहुत करीब करीब लिखा हुआ तो हो जाता है समझ में ना हो रहा हो, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। यहाँ तक का आपको टाइम निकाल के दिखाना है। उसने देखा ना, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टू इलेप्स बिफोर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट पॉइंट क्यू। अब आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि यार पी से क्यू तक का आपको टाइम चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक वेव का टाइम निकालूं, एक वेव का मतलब ये कि वेव में यहाँ बनती हुई ऐसे नजर आ रही है। एक मिनट, सही नहीं बनी, दोबारा बना। सही। रेड कलर से मैंने एक वेव बनाई। बेटा एक वेव का जो टाइम होता है आप सबको पता होगा। एक वेव का टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड, जिसको आप कैपिटल टी से लिखते हैं। इतना तो याद हो गई बेटा, एक वेव का जो टाइम निकालते हैं वो टाइम पीरियड कहलाता है। और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने भी यही काम किया, मैंने लिख के दिखाया ऐसा 1/12.5। लेकिन एक मसले की बात यह है, सर ये टाइम जो आएगा ये पूरी वेव का टाइम आएगा। अब मुझे बताओ, मुझे पूरी वेव का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतने हिस्से का चाहिए। लिखा हुआ था ना पी से क्यू तक का, मुझे इतने हिस्से का चाहिए। ये रहा पी और क्यू। तो पी और क्यू नजर आ रहा है, तो मैं अगर इसको हाईलाइट करूं मुझे इतने हिस्से का टाइम चाहिए। तो मुझे बताएं आपकी वेव कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो आप बोलेंगे सर ये पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। यानी आपकी जो वेव है बेटा वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यानी अगर आपका टाइम आ भी जाएगा तो आप उसको मजीद 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने 1/8 लिख दिया। भाई यही करेंगे ना, अगर 8 पार्ट में डिवाइड करें तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करने का तरीका होता है 1/8। अगर यहाँ 10 पार्ट्स होते तो फिर मैं ऐसे लिखता 1/12.5 और फिर डिवाइडेड बाय 10 पार्ट्स होते तो डिवाइडेड बाय 10 हो जाता, इस तरीके से आ जाता। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही होगी। मुझे जो सवाल में गिवन कर रहा था वो क्या गिवन कर रहा था। तो आप बोलेंगे सर वो गिवन कर रहा था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से आपने टाइम पीरियड निकाला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/f, 1/12.5 करा। फिर 8 पार्ट से तो आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स है। 12.5 को सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे अगर मैं 1 to 5 करूंगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, यानी डेसिमल की दफा अगर आगे बढ़ाया तो ऊपर 10 आ जाएगा। जबकि ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है 1/8। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही किया आपने, मैंने इसको मेंशन करके दिखाया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अगर आपको 5 का टेबल वगैरह कुछ आता है तो मुझे भी बताइएगा। तो देखिएगा 5 2 10, और ये हो जाएगा बेटा 5 2 10 नीचे भी होगा। 10 से 2 यहाँ बचेगा तो 2 इसके बाद कैरी जाएगा तो ये जाएगा 5 5 25। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही किया आपने, 25 बचेगा। अच्छा, ये मजीद भी तो कैंसिल हो रहा है अगर आप इसको देखेंगे। 2 1 2, 2 4 8। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही किया। अब जो बच रहा है जरा वो बताइए। तो बच रहा है मेरे पास 1/25 मल्टीप्लाई बाय 1/4। बेटा 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 100। और 1 को 100 से डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर आता है 0.01। सो आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, 0.01 सेकेंड। तो यकीनन ये सवाल आपको कुछ ना कुछ लाजमी सिखा के गया है। सवाल, पहला ही सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और थोड़ा सा मुश्किल था, आपको सिखाने की कोशिश की गई। एमसीक्यू नंबर 1 आपको कराया। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा, इन अ ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड अ ट्रफ इज इक्वल टू डैश। तो बेटा पता ही होगा आपको क्या क्रेस्ट होता है और क्या ट्रफ होता है। थोड़ी सी डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से। बेटा ये जो ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ बेटा ये क्रेस्ट कहलाता है। जबकि जो नीचे वाला हिस्सा नजर आ रहा है ये मेरे पास कौन कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। बेटा पूरी वेव का जो डिस्टेंस है वो लेमडा कहलाता है। अच्छा फिर दोबारा ये मेरे पास जो होगा ये फिर दोबारा क्रेस्ट होगा।
तो मैं ऐसे बना के लिख दूं। अब आप मुझे बताओ, एक क्रैश ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा क्रैश ये रहा, दूसरा क्रैश स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट क्रैश थे ब्लैक वाले डॉट से। अब मुझे बताओ क्रैश क्रैश का डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर क्रेस्ट और क्रेस्ट का डिस्टेंस पूरी वेव के बराबर नजर आ रहा है, यानी लैम्डा नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपसे बात की जाए क्रेस्ट और क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, लैम्डा। सेम ट्रफ ट्रफ का भी होगा, मैं आपसे बोलूँ नहीं मुझे ट्रफ ट्रफ का डिस्टेंस चाहिए, तो आप बोलेंगे सर जैसे क्रेस्ट क्रेस्ट का एक पूरी वेव का आ रहा है, वैसे ट्रफ ट्रफ का पूरा डिस्टेंस आएगा, तो ये भी क्या होगा, लैम्डा होगा। लेकिन उसने जो हमसे डिस्टेंस मांगा है, उसने कहा एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। तो बेटा ये रहा क्रेस्ट, ये रहा ट्रफ, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आधी वेव का है। मतलब क्रैश जैसी मुकम्मल होगा तो फौरन ट्रफ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं सर क्रैश और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर क्रैश और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, λ/2 है। अब आपको बेटा आइडिया रखना है कि क्रैश क्रैश का डिस्टेंस यानी सेम सेम का डिस्टेंस लैम्डा होगा, ट्रफ ट्रफ सेम है तो डिस्टेंस लैम्डा होगा, और अगर क्रैश और ट्रफ होगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी आप लोगों को क्लियर होगा। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा एमसीक्यू नंबर 3 की। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में आपसे कहा, इफ अ वेव ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड, स्पीड का मतलब v दे रहा है और वेवलेंथ का मतलब लैम्डा दे रहा है, और आपसे मांग रहा है फ्रिक्वेंसी। तो मेरे ख्याल में सवाल तो खैर बहुत ही आसान सवाल है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की जगह पे आ जाएगा 130, मुझे f चाहिए, और लैम्डा की जगह पे आएगा 5। बेटा 130 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये जाएगा f इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा 5 से डिवाइड करने का तरीका आपको मैंने बार बार सिखाया है, आज फिर सिखाने का मौका मिलेगा। कैसे सिखाता था मैं आपको बोलता हूँ बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो होगा 0, 2 को 3 से करेंगे तो ये होगा 2 3 जा 6, और 2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको भी लिख के दिखाऊं, ये होगा 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, और लास्ट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 26। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी 26 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 3 आपको कराया। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा, a sinusoidal wave is traveling towards the right as shown। अच्छा साइनसोइडल वेव का मतलब जो वेव इस तरीके से मूव करते हुए नजर आए उसको साइनसोइडल वेव कहा जाता है। तो क्योंकि ये साइन वेव, अब क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे तो शायद आपको इतना आइडिया नहीं हो कि साइन जो वेव होती है वो साइन वेव ऐसी ही बनती है, मैथ्स में ही पढ़ाई जाती है साइन वेव। बहरहाल साइनसोइडल वेव के बारे में आपको आइडिया दे दिया। अच्छा आपसे कह रहा है, विच लेटर करेक्टली लेबल्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, मतलब इसमें से कौन एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। बेटा अगर सवाल समझने के लिए जाएंगे, सवाल में पहले तो कुछ करेक्शंस मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये एरो नहीं बना हुआ, एटलीस्ट मैं इसको एरो पहले आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। बेटा ये एरो बना हुआ नजर आ रहा है, याद रखिएगा वेव के अंदर ये वेव से वेव की डायग्राम बड़ी कंजेस्टेड सी बनी हुई है। थोड़ी सी डायग्राम को मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके बना के दिखाते हैं। बेटा आपकी वेव में, अगर आप याद होगा आपको, वेव अगर एक पूरा डिस्टेंस कंप्लीट करती है तो इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं वेवलेंथ। ये आपकी वेवलेंथ कहलाती है, और वेवलेंथ को जब आप लिखते हैं तो वेवलेंथ को बेटा हमेशा हमेशा लिखा जाता है किससे, लैम्डा से लिखा जाता है। जबकि वेव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, ये जो मैं बना के दिखा रहा हूँ ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। इसको आप लिखते हैं एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कहलाता है बेटा, एम्पलीट्यूड के बारे में अगर आप बात करोगे तो एम्पलीट्यूड कहलाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होना चाहिए, मीन से होना चाहिए। ये जो सेंटर वाली लाइन होती है ना ये मीन कहलाती है, ये नहीं। अच्छा इस डायग्राम में एक ऐसा ऑप्शन भी नजर आ रहा है जो टॉप से लेकर बिल्कुल बॉटम तक आ रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। एम्पलीट्यूड हमेशा मीन पोजीशन से होता है, मतलब एम्पलीट्यूड ये नहीं है, एम्पलीट्यूड सी भी नहीं है, एम्पलीट्यूड ई भी नहीं है, एम्पलीट्यूड ए भी नहीं है। जो एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है ना, मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड होगा। इसका मतलब एम्पलीट्यूड करेक्ट होने के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, और डी जिस ऑप्शन पे लिखा हुआ है वो बी पे लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के बात की हुई है, तो मेरे ख्याल में अब आइडिया हो रहा होगा कौन एम्पलीट्यूड है और कौन वेवलेंथ है। तो मेरा नहीं ख्याल है अब इतना कोई मुश्किल सवाल है। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है, द साउंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश इज हर्ड
थ्री डिस्टेंस आफ्टर द फ्लैश इज सीन। थ्री डिस्टेंस का मतलब यानी टाइम जो ट्रेवल करने के लिए लगा वो 3 सेकेंड है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइटनिंग इज 1020 मीटर। डिस्टेंस का मतलब आपको ये डिस्टेंस यानी स्क्वायर से लिख दिया, डिस्टेंस दे रहा है और आपसे मांग रहा है स्पीड ऑफ साउंड। मेरे ख्याल में बेटा बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, अगर ये भी आपको नहीं आ रहा तो बड़ी हैरत की बात होगी। याद रखिएगा कि आपने नहीं पढ़ा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलेंगे बिल्कुल बेटा डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस है 1020। जबकि नीचे नजर आ रहा है टाइम, तो टाइम कितना है, आप बोलेंगे सर टाइम है मेरे पास 3। और 1020 को 3 से डिवाइड करना है। कोशिश करते हैं इसको 3 से डिवाइड करने के लिए। सिंपल, अब मैथ यूज करनी है बेटा। ये तो पहले होगा 3 3 9, तो 10 में से 9 निकालेंगे, 1 कैरी आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 होता है 3 4 12, और फिर ये लास्ट वाला जीरो बचेगा, जीरो एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो मेरे पास कितना आएगा, 340 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ये एमसीक्यू भी आसान हो गया। साथ ही एमसीक्यू नंबर 6 भी बेटा नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, एमसीक्यू नंबर 6 देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा व्हेन वाटर वेव्स पास फ्रॉम द डीप वाटर इनटू शैलो वाटर, हाउ डू द फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज। बेटा डीप वाटर से शैलो वाटर मतलब वाटर अगर आप एक जगह से आपकी वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रांसफर हो रही है, तो याद रखिएगा बेटा कोई भी वेव हो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है, एक चीज कभी चेंज नहीं होती यूजुअली, वो कहलाती है फ्रिक्वेंसी। यानी फ्रिक्वेंसी बेटा चेंज नहीं होगी। जैसे इसमें लाइट के भी एमसीक्यूज आते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। एक ऑप्शन तो पहले आप देख लीजिए। तो आप बोलेंगे चलें सर आपकी बात मान लेते हैं, आपने ये बात चैप्टर नंबर 8 में बताई है, चैप्टर नंबर 9 लाइट में भी बताई है कि अगर आपकी कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा मजीद इसमें बेटा आपसे मैंने फॉर्मूला तो आपसे शेयर किया v इज इक्वल टू एफ लेमडा, मजीद थोड़ी सी बात और आपसे शेयर करने पड़ेगी यहाँ पे कि डीप वाटर के अंदर यानी वाटर जितना ज्यादा डीप होगा उसकी स्पीड, वेव्स की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। अब ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बुक रीडिंग से आपको मिलेंगे। बुक में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है कि यार जितना ज्यादा डीप वाटर होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। अब आप मुझे बताइए, आप डीप वाटर से शैलो वाटर में आ गए तो यकीनन आप जवाब देंगे सर आप क्योंकि शैलो वाटर में आ गए इसका मतलब डीप में नहीं है, इसका मतलब स्पीड कम होगी। देखो फ्रिक्वेंसी का तो मैंने आपको बताया फ्रिक्वेंसी हमेशा चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आप शैलो वाटर में आ गए तो स्पीड कम हो गई। अल्टीमेटली अगर स्पीड कम होगी तो आपकी वेवलेंथ भी कम होगी, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसे नजर आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है। अब आप अगर इसमें से करेक्ट आंसर आप मार्क करोगे तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन आपकी जो चीज चेंज होगी वो स्पीड और वेवलेंथ है, और स्पीड भी कम होगी और वेवलेंथ भी कम होगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बेटा इस एमसीक्यू में मैं जानबूझ के ज्यादा लंबी नहीं कर रहा क्योंकि इसकी डायग्राम वगैरह बनाई जाती है। आप बुक में डायग्राम देखेंगे इस तरह से डायग्राम बनी हुई नजर आएंगी, डीप वाटर है, फिर यहाँ पे शैलो वाटर बना हुआ नजर आ रहा है, फिर वेव आपकी ऐसे मूव करती हुई नजर आएंगी। तो खैर वो बहुत ज्यादा लंबी बात है, मैं इतनी ज्यादा लंबी करना नहीं चाह रहा वरना फिर लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग waves can be transmitted through solids, liquids and gases। तो बेटा इसके बारे में तो आपको बात पढ़ाई थी। देखो मैकेनिकल वेव्स तो हो नहीं सकता क्योंकि मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, और वो दोनों की दोनों टाइप्स यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो होती है बेटा वो या तो सॉलिड से बनती हैं या फिर सरफेस ऑफ लिक्विड्स पे, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपकी बुक में मेंशन होगा सरफेस ऑफ लिक्विड्स। यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि गैसेस में ट्रांसफर वेव बनती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि जो बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको याद होगा सॉलिड पे भी बनती हैं। सॉलिड मैंने साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, साउंड लिक्विड यानी वाटर में भी ट्रेवल करता है, और साउंड आपका गैस में भी ट्रेवल करता है। तो करेक्ट आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब आपसे कहा गया कि आपकी जो वेव्स हैं वो तीनों से ट्रेवल हो जाएंगी, सॉलिड लिक्विड और गैसेस। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ये विद मीडियम भी हो जाती है और विदाउट मीडियम भी हो जाती है। क्योंकि उसने मीडियम की बात करी तो अप्रोप्रिएट जो आंसर मुझे नजर आ रहा है वो कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 देखेंगे।
सवाल में आपसे कहा जा रहा है बेटा एमसीक्यू नंबर 8 में, इफ टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। फेज डिफरेंस का मतलब दोनों वेव्स कितनी कितनी देर बाद स्टार्ट हो रही है, मतलब कितना एंगल का डिफरेंस आ रहा है। तो वो आप सबसे पहले तो इसको डिग्री में नजर आ रहा है बेटा, इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180। ये चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 बेटा, इसको सॉल्व करवाइएगा। 60 × 60, 63 × 180, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई/3 आ रहा है। अच्छा, ये एक बात हो गई। मजीद मैं आपसे बेटा एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, उस बात को भी जरा देखिएगा। आपकी अगर पूरी वेव बनती है इस तरीके से, पूरी वेव का जो डिस्टेंस होता है, वेव सही नहीं बनी, दोबारा बना के दिखा दूं इस तरीके से। बेटा मुझे बताओ, जो पूरी वेव होती है, पूरी वेव का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है मेरे पास लैम्डा। आप बोलेंगे सब बिल्कुल। पूरी वेव का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है लैम्डा। और पूरी वेव अगर मुकम्मल होगी तो वो जो एंगल बनता है बेटा, 1 रेवोल्यूशन, मतलब मैं अगर आपसे बात करूं 1 रेवोल्यूशन में, तो एंगल कितना होगा, आप बोलेंगे सर 2 पाई होगा। मैं बोलूं बेटा 1 वेव में, तो आप बोलेंगे सर 1 वेव में भी एंगल कितना होगा, 2 पाई ही होगा। भाई एक रेवोल्यूशन हो या एक वेव हो या एक चक्कर मुकम्मल करे तो 2 पाई है ना। इसका मतलब ये हुआ सर 2 पाई बराबर किसके है, आप बोलेंगे सर 2 पाई बराबर है एक पूरी वेव के, यानी 2 पाई बराबर किसके है, लैम्डा के बराबर है। देखो ये एक कॉमन सेंस की बात है जो मैं आपको रिलेट कराना चाह रहा हूँ, मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। ये 2 पाई नजर आ रहा है, 2 पाई बराबर है लेमडा, यानी पूरा चक्कर एक पूरी वेव, एंगल बनेगा 2 पाई और वो लेमडा के बराबर है। 2 को लाके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बराबर हो जाएगा किसके, मैंने लिख के दिखाया है इसको। पाई बराबर हो जाएगा किसके, λ/2 के। आपने 2 को राइट पे लाके डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। अच्छा, आप बोलेंगे चलें सर ये बात भी आपके मान लेते हैं, आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन एक मसला है सर, आपने पाई को लिख के तो दिखा दिया, पाई बराबर है किसके, λ/2। हमें पाई थोड़ी चाहिए, हमें तो कौन चाहिए, पाई/3 चाहिए। तो मैंने दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा पाई/3 और ये हो जाएगा λ/2 है, तो ये जाएगा 2 और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो मुझे बताइए आंसर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। सर आंसर बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी जो पाई/3 नजर आ रहा है, ये पाई/3 बराबर होगा किसके, λ/6 के। और λ/6 का मतलब हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आपने सवाल देखा, मेरा नहीं ख्याल कोई मैंने बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस में सिखाई हो, बहुत ही आसान सी कुछ बात मैंने आपको रिलेट करके दिखाई और उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में भी आ रही होगी। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 8 के बाद अगला एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 9 में अब आपसे कह रहा है बेटा, अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज डैश। तो बेटा ये अब आपको फेडरल बोर्ड की बुक में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बारे में जो स्टडी है वो जिस चीज़ की मदद से की जाती है वो रिपल टैंक की मदद से की जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, रिपल टैंक कैसा होता है, क्या होता है। मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये रही आपके स्क्रीन पे बेटा, डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, ये रिपल टैंक है। रिपल टैंक में सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे वाटर का एक कंटेनर नजर आ रहा है इस तरीके से। ये रहा कि आपके पास वाटर का कंटेनर, जिसके अंदर आपने वाटर को फिल किया हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ नजर आ रहा है शैलो टैंक ऑफ वाटर, यानी एक तरफ शैलो वाटर होता है, एक तरफ डीप वाटर होता है। तो इस तरीके से इसी में शैलो वाटर और डीप वाटर किया जाता है। ऊपर से लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, लाइट का शेडो नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि वेव पैटर्न को आप स्टडी कर सकते हैं। नीचे आपको नजर बंधा हुआ नजर आ रहा है, जबकि एक तरफ ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ऑस्किलेटिंग पेडल। ऑस्किलेटिंग पेडल या फिर इसको वाइब्रेटर बोल सकते हैं, जो वेव जनरेट कर रहा है, इसको आप बोल सकते हैं क्या, वाइब्रेटर। अब आपकी वेव जनरेट हो रही है, अब यहाँ से इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से वहां तक ट्रेवल करेगा। जाहिर सी बात है, आपकी अगर वेव एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रेवल करेगी तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। आप टाइम निकाल सकते हैं, स्टॉप वॉच की मदद से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी। तो डिफरेंट तरीकों से इसके बारे में स्टडी की जाती है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आगे आएंगे, तो एमसीक्यूज भी मैं आपसे बारी बारी करके डिस्कस करूंगा। एमसीक्यू देखते हैं वापसी। जी, अब एमसीक्यू नंबर 9 में आपको रिपल टैंक का आइडिया दे दिया। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 90 सेंटीमीटर अक्रॉस, मतलब आपको टैंक की लेंथ बता रहा है कि सर वहां तक की जो लेंथ आपको बताई जा रही है वो कितनी बता रहा है, 90 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे चलें सर सही है, आपकी बात मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ये है मेरे पास 90 सेंटीमीटर, मैंने इसको लिख के दिखाया। अच्छा, अब आपसे कह रहा है 6 हर्ट्ज वाइब्रेटर। 6 हर्ट्ज वाइब्रेटर, 6 हर्ट्ज वाइब्रेटर का मतलब है फ्रिक्वेंसी पता चल गई।
6 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज वेवलेंथ इज 30 मिलीमीटर। वेवलेंथ का मतलब लैम्डा पता चल गया। अच्छा, टाइम नीडेड टू क्रॉस द वेव्स। अब वेव्स को कितना टाइम लगेगा यहाँ से वहां तक जाने में, ये टाइम आपको निकाल के दिखाना है। अब मुझे बताओ बेटा, एक आसान सी बात अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैं फॉर्मूला अगर आपको कंफर्म करूं, ये देखिएगा, एस इज इक्वल टू वी टी। आप बोलेंगे यस सर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम का फॉर्मूला बनेगा टाइम इज इक्वल टू एस अपॉन वी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। मसले की बात है, हमें डिस्टेंस तो पता है, ये रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस एस है। एस दे रहा है 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एस तो मुझे मिल गया। आप बोलेंगे सर सही है, एस आपको मिल गया है। मसले की बात है, हमें v नहीं पता, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप बोलेंगे बिल्कुल। f कितना है? तो आप बोलेंगे सर f मुझे नजर आ रहा है 6। बेटा लैम्डा कितना है? तो आप बोलेंगे सर लैम्डा नजर आ रहा है 30। लेकिन एक मसला है, लैम्डा 30 मिलीमीटर तो दे रहे, लेकिन मिलीमीटर में थोड़ी चाहिए। मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने 1000 से डिवाइड भी करके दिखाया। अब असल काम होगा बेटा इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100। 100 का मतलब है बेटा, अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 दफा पीछे जाएंगे, तो ये डेसिमल आंसर आ जाएगा 0.18। इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया? v निकाल लिया, 0.18 मीटर पर सेकेंड। ऐसी सेम बेटा s लिखा हुआ है 90 अपॉन 100। 90 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी डेसिमल 2 दफा पीछे जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.9। अब आप मुझे बताओ, टाइम निकालने के लिए आपको s मिल गया, आपको v मिल गया। डिस्टेंस बेटा बताया ना मैंने आपको, डिस्टेंस कितना बताया? 0.9। जबकि वेलोसिटी आपको कितनी बताई? 0.18 बताई। आप बोलेंगे सर सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब कुछ सिंप्लीफिकेशन और अब आपको मैथ सिखाने का मौका मिलेगा। एक दफा डेसिमल यहाँ से आगे गया, एक दफा डेसिमल यहाँ से आगे आया, तो ये कुछ बन जाएगा मेरे पास क्या? 9 डिवाइडेड बाय 1.8। आप बोलेंगे सर सही है। मैंने फिर होशियारी करी बेटा, डेसिमल को यहाँ से अब आगे लेकर आया। अब ऊपर से डेसिमल क्योंकि आगे नहीं आ सकता, तो ऊपर मुझे 10 लगाना पड़ेगा। मतलब डेसिमल को एक दफा जम कराया है ना, और अगर आप एक दफा जम कराएंगे तो डेसिमल ऊपर आपको 10 लगाना पड़ेगा। देखो इस वाले केस में क्या था, डेसिमल को दोनों जगहों से एक एक दफा जम करा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल अब ये बन जाएगा आपके पास 9/18 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 9 1 9, 9 2 18, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 10। तो ये होगा 2 1 2, 2 5 10। तो मेरे ख्याल में आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर आपके पास आ रहा है कितना सेकंड? 5 सेकंड। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है जो सवाल मैंने आपसे शेयर किया है, और लिटरली इस सवाल में आपको कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिला होगा। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 10 भी आपको करवाया। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 11 में क्या कहा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। बेटा वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब होता है कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम का मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। इसका मतलब साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करेगा। जब ट्रेवल नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता। साउंड ट्रेवल नहीं करता, तो ये बात भी जरा ध्यान में रखनी है। और इसी तरह का एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 12 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कह रहा है बेटा कि इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बेटा ये ऑलरेडी बात, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर में आपको पढ़ाई भी है, तो मैं ज्यादा इस पे लंबी नहीं करूंगा, डायरेक्ट ही आपको बात बताऊंगा। आपको मैंने बताया था अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करते हैं, तो आपके पास मैंने कुछ वैल्यूज आपको लिखवाई थी कि सर स्पीड ऑफ साउंड में जो चेंज आता है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड होता है, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और 610 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। बहरहाल उसने तो आंसर खैर मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आप डायरेक्ट क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.61 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसी तरह का एमसीक्यू मुझे नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 भी आपके नोट्स का ही सवाल है। ये नोट्स में मतलब मैंने आपको बुकलेट में सवाल कराया हुआ है। उसने कहा द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल, यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डबल हो जाएगा उस वेलोसिटी के या उस स्पीड के जो जीरो पे, यानी जिस टेम्परेचर पे होगा वो वीटी कहलाएगा। अब पता नहीं बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा हुआ होगा ना, लेक्चर थ्योरी, तो फिर ये मेरी बातें भी समझ में आपको लोगों को आ रही होंगी। और अगर आपने लेक्चर ही नहीं पढ़ा, फिर तो ये एमसीक्यूज भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मेरा मशवरा आपको बेटा पहले यही होगा कि आप पहले लेक्चर देखिएगा। बहरहाल अब अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है तो मैं आपको बात समझाऊंगा
मैंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी वीटी इज इक्वल टू 2 उस वेलोसिटी के जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और आपको ये बात बेटा अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो वेलोसिटी है, जीरो वाली वेलोसिटी को हम लिखते थे वी नॉट से। यानी आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, मैंने लिख के दिखाया। यानी टी टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ जीरो वाली, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब वी नॉट के बराबर। और आपसे कह रहा है टेम्परेचर बता दीजिए, टेम्परेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला इसमें लगता था ये वी टी इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट टी प्लस 273 अपॉन 273। ये लेक्चर में ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ाया है आपको। अच्छा, इसमें सिंप्लीफिकेशन बेटा आप करवाएंगे मुझे, तो आप जवाब देंगे सर जहाँ पे वी टी नजर आ रहा है वहां पे आ जाएगा 2 वी नॉट। इस तरीके से मैं रख के दिखा रहा हूँ बेटा, मैच कीजिएगा। वी टी की जगह पे आ गया 2 वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, और आगे लिखा हुआ नजर आ रहा है टी प्लस 273 अपॉन 273। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिलेशन में जरा बताइएगा। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट पे बच जाएगा कौन, लेफ्ट पे बच जाएगा 2, और राइट पे बच जाएगा मेरे पास इस तरीके से 2 इज इक्वल टू, और राइट पे बचेगा टी प्लस 273 अपॉन 273। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और राइट पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अब बच्चों वाली बात है, मैं ऐसे स्क्वायर देखूं और फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल करूं, तो अब इतना तो बेटा आप लोग को आना चाहिए कि राइट पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, टी प्लस 273 अपॉन 273। आप बोलेंगे चलें सर बात मान लेते हैं। अच्छा, अब 273 को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 273 को ऊपर 4 से लाके अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ये बन जाएगा 4 × 273 इज इक्वल टू टी प्लस 273। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है भाई, 273 × 4, 4 3 = 12, 7 4 = 28 एंड 29, 4 2 = 8 और 9 10, तो आंसर आ रहा है 1092 इज इक्वल टू टी प्लस 273। 273 वहां जाके माइनस होगा, तो 1092 में से अगर आप 273 को माइनस कर देंगे बेटा, तो आंसर आपके पास आता है 819 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगा, क्योंकि केल्विन में करने के लिए प्लस 273 किया हुआ था, आपने माइनस वापसी 273 कर दिया है। तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 819 डिग्री सेंटीग्रेड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू उन लोगों के लिए तो आसान है जिन लोगों ने लेक्चर सुना हुआ होगा, उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ा हो, पहली दफा एमसीक्यूज करें, तो शायद ये एमसीक्यू आपको मुश्किल लग रहा हो। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 में क्या बोल रहा है, 14 में कहा लेप्लास फाउंड दैट द अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफिकेशन प्रोड्यूस इन साउंड वेव्स फॉलो डैश। तो मैं अगर अपनी बात बेटा आपको बताऊं, लेप्लास ने न्यूटन्स की करेक्शन को, मतलब करेक्शन को रिमूव किया था। तो आइसोथर्मल के बारे में अगर बात करूं, तो आइसोथर्मल बेटा अज्यूम किया था न्यूटन ने, जबकि एडियाबेटिक जो है वो अज्यूम किया था लेप्लास ने। इसका मतलब न्यूटन ने मिस्टेक करी थी, तो इसका मतलब आइसोथर्मल तो होगा ही नहीं। तो लेप्लास वाली बात याद रखिएगा बेटा, लेप्लास ने जिस बात को जस्टिफाई किया था वो एडियाबेटिक था। एडियाबेटिक इसलिए कहा था कि जब मतलब आपकी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी जल्दी होती है कि हीट ट्रेवल ही नहीं कर पाती। और जब हीट ट्रेवल नहीं कर पाती, क्योंकि एयर में हम बात कर रहे हैं, साउंड एयर में ट्रेवल कर रहा है और एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो मतलब आपकी हीट ट्रेवल ही नहीं करेगी, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और इतनी जल्दी होगा, कंप्रेशन रिएक्शन इतनी जल्दी बनेंगे, हीट को ट्रेवल करने का मौका नहीं मिलेगा। और जब हीट फ्लो नहीं करती तो वो एडियाबैटिक होता है। तो थोड़ी सी लंबी मैंने करके आपको बता दी कि भाई ये सीन है, लेकिन आप लोग तो खैर याद डायरेक्ट ही याद होगा कि लेप्लास ने जो अज्यूम करा था वो कैसे अज्यूम किया था, एडियाबैटिक अज्यूम किया था। एमसीक्यू नंबर 15 में अब आपसे कह रहा है व्हाट इज एडिट व्हेन टू वेव्स आर सुपर इम्पोज। जब दो वेव्स को अगर आपस में मिलाते हैं, तो बेटा एक वेव ये बनी हुई नजर आ रही मेरे पास, और दूसरी वेव ये रही। बेटा दो वेव्स को अगर आप कंबाइन करते हैं, तो वेव्स का जो चीज इनहेंस होती है, वेव ऐसे बढ़ जाएगी। अब वेव का जो बढ़ गया बेटा, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी आपने दो वेव्स को अगर कंबाइन करा तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड इनहेंस हुआ है। तो यही यहाँ पे एमसीक्यू पूछा हुआ है, व्हाट इज एडिट, क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज ऐड होगी, तो आप बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा के आ चुका हूँ वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड क्या है। और इसी तरह का एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 16 भी नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 16 में कहा ना,
विच पैरामीटर गेट अफेक्टेड आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद जो चीज चेंज होगी वो कौन होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो सेम एमसीक्यू 15, सेम एमसीक्यू 16, तो दोनों एक साथ ही आपको उसमें समझा दिए। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 17 पढ़ेंगे। उसने कहा आपसे द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, बेटा फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब F1 आपको दे रहा है, ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 100 हर्ट्ज। F1 की वैल्यू बेटा दे रहा है आपको 100 हर्ट्ज, और आपसे मांग रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटून। अब पता नहीं आपको याद है नहीं याद, मैं आपको ऑलरेडी सिखा कर आया हूँ बेटा। थर्ड ओवरटून का मतलब होता था कि थर्ड ओवर हो गया। थर्ड ओवर भाई, थर्ड ओवर टू लिखा हुआ है ना, थर्ड ओवर, जैसे आप बोलते हो पीरियड ओवर हो गया, मैं बोल रहा हूँ थर्ड पीरियड ओवर हो गया, इसका मतलब कौन सा स्टार्ट हो गया, फोर स्टार्ट हो गया। मैं बोल रहा हूँ बेटा सेकंड पीरियड ओवर हो गया, इसका मतलब कौन सा स्टार्ट हो गया, थर्ड स्टार्ट हो गया। तो सेम थर्ड ओवर टून का मतलब होता है कि अब जो हार्मोनिक बन रहा है बेटा, वो हार्मोनिक कौन सा बन रहा है, फोर्थ हार्मोनिक बन रहा है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, और उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में भी आ रही होगी। मैंने आपसे कहा थर्ड ओवरटून, थर्ड ओवरटून का मतलब है थर्ड खत्म हो गया तो फोर्थ हार्मोनिक स्टार्ट हो गया। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब अब आपको जो निकाल के दिखाना है बेटा, थर्ड ओवरटून का मतलब होगा आपको F4 चाहिए। आप बोलेंगे सर Fn का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Fn इज इक्वल टू NF1, लेक्चर में आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, Fn इज इक्वल टू NF1। मुझे F4 चाहिए तो F4 इज इक्वल टू 4F1। बेटा मुझे बताइए F1 नजर आ रहा है 100, और 100 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 400 हर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे कह रहा है बेटा स्टेशनरी वेव आर सो कॉल्ड बिकॉज इन देम। सबसे पहले तो बेटा वेव के बारे में बात सुनिएगा। वेव का काम होता है कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। आप बोलेंगे चलें सर आपकी बात मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं, और बिल्कुल आपको पता होगा वेव जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अच्छा, मैं अब आपके सामने बेटा इस तरीके से एक वेव अगर बना के दिखाऊं, बल्कि दो स्ट्रिंग्स बनाते हैं इस तरीके से, दो स्ट्रिंग्स, दो फिक्स सपोर्ट, इनके दरम्यान अब मुझे वेव बनानी है। बेटा ये स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, आपकी वेव ऐसी अपवर्ड जाती है और सेम ऐसी डाउनवर्ड आती है, मतलब वेव एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पा रही, पहली बात। दूसरी बात ये बेटा, इसमें अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट जो कहलाता है, ये पॉइंट जो बने हुए नजर आ रहे हैं, ये नोड्स कहलाते हैं। नोड, नोड, और ये भी नोड और वो भी नोड है। मुझे बताओ नोड नोड तो अपनी जगह पे रुके हुए होते हैं ना, ये पार्टिकल्स या तो सारे ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, या फिर यही सारे पार्टिकल बेटा कहाँ पर आते हैं, तो आप बोलेंगे सर यही सारे पार्टिकल या तो नीचे की तरफ आते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये पार्टिकल्स मूव करके आगे जा सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये पार्टिकल मूव करके आगे नहीं जा सकते, ये पार्टिकल एक ही जगह पे वाइब्रेट करेंगे, ये यहाँ से आगे नहीं आ सकते। अब अगर ये आगे नहीं आ सकते, इसका मतलब वो एनर्जी को फ्लो ही नहीं करा रहे, एनर्जी एक ही जगह पे मूव कर रही है, वही एनर्जी अपवर्ड जा रही है, यही एनर्जी डाउनवर्ड आ रही है। मतलब आप नोड्स नोड्स के दरमियान भी एनर्जी एक ही जगह पे, वो मजीद देखो, अगर वेव ऐसी होती है, वाटर वेव्स होती हैं, वाटर वेव में क्या होता है, वेव बढ़ते हुए आगे की तरफ आती है। आप यहाँ खड़े में इस जगह से, और वेव एक जगह से दूसरी जगह पे आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेव ट्रांसवर्स वेव है, जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। सही है। लेकिन इस स्टेशनरी वेव में क्या है कि एनर्जी नोड्स के दरमियान ही लाई कर रही है, आगे बढ़ ही नहीं रही। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये होगा कि स्टेशनरी वेव को स्टेशनरी वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, देयर अकर नो फ्लो ऑफ एनर्जी अलोंग द वेव, मतलब अलोंग द वेव कोई भी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, एनर्जी उधर ही मौजूद रहेगी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 19, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द nth नोट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग स्ट्रेच बाय टेंशन T एंड हैविंग मास m एंड लेंथ। बेटा अब आपको पता नहीं याद है नहीं याद, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। ये जिस टॉपिक की बात कर रहा है बेटा एमसीक्यूज में, वो है मेरे पास सोनोमीटर। और सोनोमीटर में आपको फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बनाया बताया था, F इज इक्वल टू 1/2L √T/μ, इस तरह का फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, उसने क्योंकि कहा हुआ है एनेट मोड, एनेट मोड का मतलब होगा ये Fn होगा, और यहाँ ऊपर
यहाँ पे n आ जाएगा। देखो अब अगर ये f1 होता तो फॉर्मूला अभी ये भी लिखा था, f1 इज इक्वल टू, ऊपर वाले n की जगह भी 1 आ जाएगा, 1/12 और अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो यही तो फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखाया था। तो असल फॉर्मूला ये fn इज इक्वल टू n/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू। अच्छा, सोनोमीटर में तो n की वैल्यू 1 आ जाती है। आप बोलेंगे चले सर सही है। अच्छा, अब मुझे नजर आ रहा है बेटा म्यू। ये म्यू क्या कहलाती है, मैं म्यू के बारे में अगर बात करूं, ये म्यू कहलाती है लीनियर डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एल। इस तरीके से एम अपॉन एल, मैं कैपिटल एल यूज कर रहा हूँ। ये रहा लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया म्यू इज इक्वल टू एम अपॉन एल। आप बोलेंगे चलें सर सही है। जहां पे म्यू नजर आ रहा है बेटा, वहां पे आ जाएगा मेरे पास एम अपॉन एल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला जरा देखिएगा, एफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू एल। ये रहा अंडर रूट टी, और नीचे म्यू की जगह पे कौन आ गया, एम अपॉन एल आ गया। अब मुझे बताओ, ये एल नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली ऊपर आके क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टूएल्व, और ये हो जाएगा अंडर रूट एल टी अपॉन एम। तो ये फॉर्मूला अब आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन सी में एल लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो एल मेरे ख्याल में इसको ऐड करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये मिस्टेक है इसमें बुक में। तो बहरहाल इसको मैंने करेक्ट कर दिया। हो सकता है टाइपिंग एरर हो या कुछ मिस्टेक हो, कि बाकी ऑप्शन जैसे यहाँ पे एल और टी नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो होगा, लेकिन साथ में एल ऐड करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर इसीलिए तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, यहाँ मिस्टेक थी। बहरहाल आपके सामने बेटा मैंने प्रूव किया है, तो वो सवाल प्रूव होता हुआ आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से इसको प्रूव किया गया। मजीद अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 20 में कहा गया, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन एन लूप द वेवलेंथ इज गिवन बाय। बेटा वेवलेंथ का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लैम्डा एन का फॉर्मूला, लैम्डा एन इज इक्वल टू 12 अपॉन एन। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा आपको नजर आ रहा है। तो सेम बेटा यहाँ भी कुछ इशू नजर आ रहा है मुझे, ये 12 अपॉन एल नहीं होना चाहिए, 12 अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे कह रहा है, इफ द सक्सेसिव ओवरटोन, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक, if the successive overtones of a vibrating string clamp at its end are 280 हर्ट्ज, मतलब एक फ्रिक्वेंसी आपको दे रहा है 280 और उसके बाद वाले की दे रहा है 350। मतलब अगर मैं एक को F2 बोल दूं तो दूसरा वाला हो जाएगा मेरे पास F3। एक रैंडम अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया, और आपसे मांग रहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब F1। बेटा F1 अगर चाहिए तो आसान सा तरीका है, जो भी आपको फ्रिक्वेंसी दे रहा है इन फ्रिक्वेंसीज को माइनस कर दीजिए, क्योंकि उसने सक्सेसिव कहा हुआ है ना, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, तो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो F1 निकालने का तरीका होगा, दोनों को माइनस करेंगे, 350 माइनस 280, 350 और 280 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70 हर्ट्ज। तो आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान एमसीक्यू और ये भी हमें नहीं आता, बड़े हैरत की बात है। अगर सक्सेसिव नहीं बोलता, अगर बोलता कोई नंबर बता देता कि भाई एक का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, तो फिर उस नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ता। बहरहाल वो अब इतना यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सिनेरियो है नहीं, क्योंकि अब सवाल बड़ा आसान सा दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22। 22 में आपसे कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ द लूप्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव्स आर इंक्रीजिंग देन व्हाट। बेटा लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एन इज इक्वल टू 12 अपॉन एन। मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए, उसने कहा आपसे आप नंबर ऑफ लूप्स को बेटा बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ लूप्स ऑफ अ स्टेशनरी वेव्स आर इंक्रीजिंग। अब मुझे बताओ, अगर आप नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा रहे हो तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। और वेवलेंथ कम होने का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैम्डा डिक्रीजेस। तो ये भी आसान हो गया। एमसीक्यू नंबर 22 के बाद 23 नजर आ रहा है। 23 में क्या बोल रहा है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ मिल गई, फिक्स बिटवीन टू सपोर्ट्स वाइब्रेट इन टू लूप्स, एन मिल गया, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एंटी नोड। बेटा नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस अब आपको पता नहीं याद है नहीं याद है, मैं आपको अगर अपनी बात समझाना चाहूँ तो समझाना पड़ेगा मुझे आप लोगों को। बेटा ये रहा नोड, ये रहा नोड। बेटा नोड नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता था, ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कि भाई आधी वेव बन रही है, नोड नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आधी वेव, और आधी वेव का मतलब होगा लैम्डा/2। तो इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि सर नोड और नोड का डिस्टेंस होगा तो ये होता है मेरे पास लैम्डा/2।
अच्छा, अगर दोनों ही एंटी नोड होते तो जब भी डिस्टेंस लैम्डा बाय टू यानी सेम सेम होगा, अगर नोड नोड है या एंटी नोड दोनों सेम सेम है, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाय टू होगा। लेकिन अगर मैं इसको नोड और एक को एंटी नोड बोल देता कुछ इस तरीके से, मैंने कहा नहीं, एक नोड और एक एंटी नोड, अब मुझे बताओ, अब ये वेव आधी की भी आधी है, तो ये अगर डिस्टेंस में बनाऊंगा, जगह बनाते हैं थोड़ी सी नोट के लिए, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ, बहरहाल। अब बेटा नोड और एंटी नोड अगर होगा तो ये वेव का भी आधी वेव हो गई, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा मेरे पास लैम्डा बाय फोर। ये ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ाया, वैसे मैंने एक दफा दोबारा लिख के दिखा दिया है। यानी नोड और एंटी नोड यानी अलग अलग अगर होंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास लैम्डा बाय फोर। अब मसला है, हमें लैम्डा ही नहीं पता, पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा एन का फॉर्मूला होता है लैम्डा एन इज इक्वल टू 12/n। मुझे बताइए लेंथ कितनी दे रहा है, आप बोलेंगे सर लेंथ दे रहा है 2 मीटर, और लूप्स भी आपको बता रहा है एन की जगह पे आ जाएगा 2। सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओ लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 मीटर आ रही है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस जो चाहिए वो किसके दरमियान चाहिए, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस चाहिए नोड और एंटी नोड के दरमियान, नोड और एंटी नोड ये डिस्टेंस चाहिए। अब चूंकि मुझे नोड और एंटी नोड चाहिए, तो नोड और एंटी नोड निकालने का तरीका है बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास, नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय फोर। आप बोलेंगे सर सही है लैम्डा बाय फोर, लैम्डा नजर आ रहा है मुझे 2, देखो लैम्डा की जगह पे मैंने 2 रख दिया, और नीचे जो नजर आएगा बेटा, नीचे नजर आएगा 4। तो 2 और 4 को अगर आप कैंसिल करेंगे बेटा, तो यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 1/2, और 1/2 का मतलब होगा मेरे पास 0.5। लेकिन सर ये तो आंसर ही नहीं है, और सर आपका आंसर गलत आ रहा है। तो बेटा बात को समझिए, होता है ना, रुको जरा सबर करो, तो सेम 0.5 मीटर तो आ रहा है, लेकिन सेंटीमीटर में चाहिए। सेंटीमीटर में करने, क्योंकि आपके आंसर सारे सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 50 सेंटीमीटर। तो बहुत ही लॉजिकल सवाल, इस सेंस में कि आपको दो चीजों को एक साथ रिलेट कर दिया गया, तो मेरे ख्याल में ये भी समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 24 पढ़ रहे थे, एमसीक्यू नंबर 24 में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इन अ वेव मोशन इन द सेम फेज। मतलब आपके पास अगर ये वेव बन रही है इस तरीके से, वेव साइन नहीं बनी, दोबारा बनाए, जैसे मैं लेट सपोज अगर आपसे बोलूं सर ये क्रैश बन रहा है और ये क्रैश बन रहा है, तो मुझे बताएं क्रैश क्रैश के दरमियान दो क्रैश जब बनेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर एक वेव मुकम्मल होगी तो अगला क्रैश बनेगा। आप देखो ना, ये एक पूरी वेव, ये एक वेव पूरी मुकम्मल होगी, बनी हुई नजर आ रही है मेरे पास इस तरीके से, अगर ये पूरी वेव मुकम्मल होगी तो जाके आपका क्या बनेगा, क्रैश बनेगा। और वो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा होगा, नहीं क्रैश क्रैश के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा। अब इसी वेव को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, मुझे बताओ दोबारा क्रैश बनेगा, यहाँ बना हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से, ये फिर दोबारा क्रैश बनेगा, तो आप बोलेंगे सर इसका डिस्टेंस फिर दोबारा होगा। अब मुझे बताओ अगले वाले का डिस्टेंस फिर दोबारा ये हो जाएगा, यानी इस तरीके से एक पूरी वेव बनेगी, मैंने बना के दिखाई, फिर डिस्टेंस लैम्डा होगा, यानी पूरी पूरी वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस ये जो फेस डिफरेंस होगा ना बेटा, जो फेस होता है जिसको फेस डिफरेंस कहते हैं, या तो लैम्डा होगा, या फिर 2 लैम्डा होगा, या फिर 3 लैम्डा होगा, ऐसे डॉट 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 करके हो जाएगा n लैम्डा। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी मैच होता हुआ नजर आ रहा है, यानी इससे पॉसिबल क्या होगा, लैम्डा होगा। एमसीक्यू नंबर 25 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 25 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 25 में आपसे कहा द फेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, मैं आपको बात बता कर आया था कि एंटी नोड और एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय टू। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है। अच्छा थोड़ी सी बात और आपसे शेयर करें दोबारा से, आपको अभी अभी बताया था बेटा, अगर एक वेव मुकम्मल करेगा, अगर एक वेव मुकम्मल करेगा तो ये होती है पूरी वेवलेंथ लैम्डा, जबकि इसका जो फेस एंगल होता है बेटा वो 2 पाई होता है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन कर रहा है, तो एक रेवोल्यूशन का मतलब 2 पाई होगा। अब बात जरा समझिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भाई मैंने आपको कहा ना अगर एक वेव मुकम्मल कर रहा है तो इसका मतलब वेवलेंथ लैम्डा, अगर ये लैम्डा होगा तो जो एंगल होगा, जो फेस एंगल होगा वो 2 पाई होगा। अब मुझे बताओ, मुझे लैम्डा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जो चाहिए वो कौन चाहिए, लैम्डा बाय टू चाहिए। लैम्डा बाय टू का मतलब ये है कि मैं इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा, ये देखिएगा मैंने दोनों तरफ इसको 2 से डिवाइड करा। बेटा जब आप इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो इसका मतलब जो आंसर आपको बचता हुआ नजर आ रहा है वो क्या बचता हुआ नजर आ रहा है, कि लैम्डा बाय टू बराबर हो जाएगा किसके,
पाई के। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी उसने कहा ना कि भाई एंटी नोड का डिस्टेंस चाहिए, तो एंटी नोड का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है, और अगर फेस में लिखेंगे तो फेस मतलब जो फेस एंगल नजर आ रहा है वो पाई होगा, तो सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये पाई कहलाएगा बेटा उसका फेस डिफरेंस या फेस एंगल। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी आ गया होगा। और एमसीक्यू नंबर 26 भी काफी आसान सा एमसीक्यू नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 26 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 26 में आपसे कह रहा है व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, आपका स्ट्रिंग जो है वो 3 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, एन इज इक्वल टू 3, और आपसे लेंथ मांग रहा है। तो बेटा आपको फॉर्मूला पता है, लेमडा एन का फॉर्मूला है 2l अपॉन एन। अब आपसे कह रहा है 3 लूप में, तो ये हो जाएगा लेमडा 3 इज इक्वल टू 2l अपॉन 3। अब क्योंकि उसने आंसर सारे लेंथ की टर्म में दी हुए, ये भी लेंथ लिखी हुई है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। अब एल की टर्म में अगर आंसर लेकर आना है तो मुझे मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ये नीचे वाला 3 वहां के मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाला 2 नीचे आके डिवाइड होगा। तो आंसर जो बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, वो आंसर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, 3 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू एल। यानी लेंथ का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 लैम्डा बाई 2। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन कौन सा मैच होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 लैम्डा बाई 2। तो करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। अगले एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 27 में आपसे कह रहा है बेटा कंसीडर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग यूजिंग अंडर टेंशन एंड फिक्स एट बोथ एंड्स इफ द टेंशन इज डबल्ड। बेटा टेंशन को आपने डबल किया है, टेंशन डबल करने का मतलब जहाँ टी है वहां पे 2t आ जाएगा। और जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया को उसने करने को कहा है हाफ। अगर एरिया को हाफ करना है तो जहाँ ए लिखा हुआ है वहां पे आ जाएगा 1/2a, यानी एरिया को आपने हाफ कर दिया, तो मैंने इसको भी लिख के दिखा दिया, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास हाफ हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल करना क्या है, सवाल में होगा क्या, इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो देखिएगा, आपसे फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2l टी अपॉन अंडर रूट टी अपॉन म्यू। याद होगा बेटा म्यू बराबर होता है इस तरीके से लिखते हैं इसको, म्यू बराबर था मास अपॉन लेंथ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास 1/2l इज इक्वल टू अंडर रूट 2। और यहाँ म्यू की जगह पे आ जाएगा m/l, एल यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा 1/2l अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय l/m। अच्छा, अब कुछ बात थोड़ी सी और मॉडिफाई करेंगे आपके लिए, थोड़ी सवाल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि फॉर्मूला पहले मुझे ड्राइव करना पड़ रहा है। बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला बनेगा रॉ और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास का फॉर्मूला आ जाएगा रॉ और वी, यानी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। जबकि वॉल्यूम जो नजर आ रहा है बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने ये नहीं पढ़ा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, आप बोलेंगे यस सर, या फिर लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो ये बनाएगा रॉ एरिया, और हाइट का मतलब लेंथ हो गया। इसका मतलब आप मास की जगह पे जो मास नजर आ रहा है, मास की जगह पे क्या रख सकते हैं, रॉ मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो फॉर्मूला अगर मैं मॉडिफाई करूंगा बेटा, फॉर्मूले को जरा देखिएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा आपको 1/2l अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एल, डिवाइड में m लिखा हुआ है, m की जगह पे आ जाएगा रॉ और मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब आप इसमें चाहें तो लेंथ से लेंथ कैंसिल कर दीजिए। मेरे लिए सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ही मैं आपको बात, नेट से डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से बात कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको डेंसिटी वाली बात बता रहा था बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ था मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम में, अच्छा बात रिकॉल कर रहा हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, ये नीचे वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया तो मास का फॉर्मूला बन गया रॉ वी। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया बनेगा, तो लेंथ ब्रेथ की जगह पे बेटा लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करा, ये एरिया आ गया। तो आपने यहाँ पे जो मास लिखा हुआ नजर आ रहा था, मास की जगह पे क्या रख दिया, रॉ एरिया और लेंथ। बहरहाल अब जो मेरे काम की बात थी बेटा, वो काम की बात बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। फ्रिक्वेंसी का टेंशन से रिलेशन डायरेक्ट है, और फ्रिक्वेंसी का एरिया से रिलेशन बेटा इनवर्स है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नीचे वाली जगह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ काम एमसीक्यू नंबर 28 के साथ लिख लेते हैं। यानी सर फ्रिक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन हो गया टेंशन से, और इनवर्स रिलेशन हो गया एरिया से। ये रिलेशन मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, इस फॉर्मूले में अब आपसे जो कह रहा है जरा वो बात भी देख लेते हैं। उसने कहा ना अभी सवाल में आपसे कि भाई टेंशन को मैंने कितना किया था, ये रहा सवाल, टेंशन को आपने किया था 2t,
ये देखिए, और एरिया को किया था आपने हाफ, तो यहाँ पे आ गया 1/2a। बेटा नीचे से 2, अब ये 2 जब नजर आ रहा है, ये 2 नीचे से यहाँ ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा 2 to the 4। मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया, √4, और वो अंडर रूट अपनी जगह पे लिखा हुआ है t/a। मुझे बताइए 4 का रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 का रूट होगा 2, यानी इसका मतलब ये है 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2 टाइम्स होने का मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो खैर अब वो क्योंकि फॉर्मूला आपको नहीं पता था इसलिए इतनी लंबी करनी पड़ी, आपको एक बार बतानी पड़ी, वरना आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते थे। अब आपको अगर फॉर्मूले का पता है तो फॉर्मूले की मदद से आप इजिली इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहरहाल बेटा अब नेक्स्ट एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 28 की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 28 में कहा आपसे व्हेन द एंटीनोड्स आर ऑल एट देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एंटीनोड के बारे में तो पता ही है बात, मैंने इस तरीके से वेव बना के दिखाई, स्टैंडिंग वेव। अब आपके एंटीनोड जो है बेटा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, ये रहे एंटीनोड। मुझे बताइए जब आपके एंटीनोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होंगे, बेटा कभी भी आपकी बॉडी अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होती है, यानी मैक्सिमम, देखो ये जो सेंटर पॉइंट होता है ये मीन कहलाता है, ये बात आपको पता है। और जो एंटी नोड है, यानी जो नोड होता है वो मीन कहलाता है, जो एंटी नोड होता है वो क्या कहलाता है, एक्सट्रीम कहलाता है। और आपको ये बात बेटा पता है, जैसे मैं अगर पेंडुलम की एग्जांपल भी, अगर आप पेंडुलम की एग्जांपल से अगर आपको रिलेट करूं, ये मेरे पास एक पेंडुलम है, मैं पेंडुलम बना के दिखा रहा हूँ, ये रहा पेंडुलम। इस पेंडुलम को अगर आप एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये रहा पेंडुलम, आप इसको एक्सट्रीम तक लेके गए, बेटा अगर एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं तो सिर्फ उसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, जबकि उसकी एक्सट्रीम पे जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो जीरो होती है। अब आपको कहा ना कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी बात का भरोसा रखिए कि मैं बोल रहा हूँ एंटी नोड है, एंटी नोड का मतलब एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अगला एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू नंबर 29। एमसीक्यू नंबर 29 में आपसे कह रहा है when an observer move towards the source, यानी ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है बेटा लिसनर, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। अच्छा सोर्स के बारे में कोई बात नहीं बता रहा, सोर्स के बारे में कोई बात नहीं बता रहा, इसका मतलब सोर्स आप कंसीडर करेंगे स्टेशनरी, मतलब सोर्स के बारे में बता ही नहीं रहा, सोर्स मूव कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप अज्यूम यही करेंगे कि आपका जो सोर्स है वो स्टेशनरी। अब जिन लोगों ने मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ है उनको ये बात पता होगी, मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये बात पढ़ा कर आया हूँ कि आपको अगर डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले बनाने हैं, तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, इस तरीके से लिखा। जबकि ऊपर जो आएगा बेटा वो ऊपर आएगा लिसनर, और जो नीचे आएगा बेटा वो कौन आएगा, सोर्स आएगा, यानी ऊपर लिसनर आ गया और नीचे सोर्स आ गया। अच्छा अब मुझे बताइए, लिसनर जो है वो टूवर्ड्स जा रहा है, उसने कहा ना लिसनर टूवर्ड्स जा रहा है। अच्छा अब आपके पास क्योंकि ऑलरेडी बुक में टेबल मेंशन्ड है, जो आपको मैंने अपनी एप्टीट्यूड की बुक दी है उसमें मेंशन हुआ है टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स के अंदर बेटा हमेशा लिसनर टूवर्ड्स जाता है, पता नहीं याद है नहीं याद, मैं लिख देता हूँ बात, लिसनर टूवर्ड्स जाता है और लिसनर अवे जाता है। बेटा अगर लिसनर टूवर्ड जाता था तो वी प्लस वी एल होता था, और लिसनर अवे जाता था तो वी माइनस वी एल होता था। तो मुझे बताओ लिसनर की जगह पे आएगा वी प्लस वी एल, जबकि सोर्स मूव ही नहीं कर रहा तो नीचे सिंपल वी आएगा। अब चूंकि उसने लिसनर की वेलोसिटी को, अगर मैं लिसनर की वेलोसिटी को हाईलाइट करके दिखाऊं बेटा, ये रही लिसनर की वेलोसिटी को, उसने लिखा हुआ है यू नॉट, तो यू नॉट यानी ये वी एल के बराबर है, तो वी एल की जगह पे यू नॉट रख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, मैं फॉर्मूला बना के दिखाऊं, फॉर्मूला बनेगा एफ मल्टीप्लाई बाय v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय v। मैंने इसको लिख के दिखाया। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए बेटा, कौन सा ऑप्शन मैच होता हुआ नजर आ रहा है, v प्लस यू नॉट अपॉन v। करेक्ट आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी आपके लिए आसान हो गया। एमसीक्यू नंबर 30 में आपसे कह रहा है, मेंशन करते हैं इसको, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। बेटा डॉपलर इफेक्ट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता स्टेशनरी बॉडीज पे, मतलब कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है और मूव नहीं कर रही तो उसके ऊपर डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब स्टेशनरी बॉडीज पे नॉट एप्लीकेबल। अब ऐसे ही याद करो बेटा, स्टैंडिंग वेव का नाम मैंने आपको पढ़ाया है, स्टैंडिंग वेव का एक और नाम होता है, ये कहलाता है मेरे पास स्टेशनरी वेव, मतलब इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। स्टैंडिंग वेव जो नजर आ रहा है यानी स्टेशनरी वेव पे भी अप्लाई नहीं करेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें है नहीं। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 31 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 31 में आपसे कह रहा है डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन। डॉपलर इफेक्ट किस पे डिपेंड नहीं करता। देखो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले में
एक्चुअल फ्रिक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है, यानी करेक्ट आंसर मतलब फ्रिक्वेंसी पे तो डिपेंड करता ही करता है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स पे भी याद करो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स को वीएस से लिखते थे, वीएस पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है, जिसको वीएल से लिखते थे, क्योंकि फॉर्मूले में सभी आते हैं। देखो ऐसे फॉर्मूला होता है ना, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, फॉर्मूला बनाते हैं, ऊपर वी प्लस वी एल आता है, नीचे आता है वी माइनस वी एस। यानी आपकी फ्रिक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लिसनर पे भी डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जिस पे डिपेंड नहीं करता वो कौन है? डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द लिसनर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर, लिसनर और सोर्स के दरमियान के डिस्टेंस पे मूव डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कोई शख्स अगर यहाँ पे सुन रहा है और कार में यहाँ सायरन लगा हुआ है, तो इनकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इनकी वेलोसिटीज पे डिपेंड करेगा। वो मैंने मेंशन कर दिया। बहरहाल ज्यादा लंबी नहीं करते, अगले एमसीक्यू की तरफ आएंगे। अगले एमसीक्यू कौन सा दे रहा है? एमसीक्यू नंबर 32 में आपसे कह रहा है, द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। बेटा मैंने आपको कहा है, जब कभी जिंदगी में डॉपलर इफेक्ट की आपसे बात करेगा, तो अगर टूवर्ड्स की बात करेगा, टूवर्ड्स, इसका मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी है बेटा, वो हमेशा इंक्रीज होगी, कोई भी टूवर्ड्स जाए। और कोई भी अगर अवे जाएगा, तो इसका मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। तो आप बोलेंगे सर सही, आपकी बात पे भरोसा कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी बेटा लेक्चर में पढ़ाया है, कोई भी टूवर्ड्स जाएगा तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज है, और कोई भी अगर अवे जाएगा तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज है। अब आपसे वो कह रहा है, वो आपसे पिच की बात कर रहा है, तो बेटा पिच के बारे में भी चैप्टर नंबर 8 वेव साउंड में आपको पढ़ाया था। फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, शायद याद आ जाए। हायर द पिच, हायर विल बी द फ्रिक्वेंसी, लोअर द पिच, लोअर विल बी द फ्रिक्वेंसी। इसको मैं आपको पढ़ाता था साउंड के बारे में, याद है? साउंड का नाम आपको बताया था श्रिल साउंड, आपको बताया था ग्रेव साउंड, फ्रिक्वेंसी कब ज्यादा होती है कब कम होती है, तो नहीं या तो वो लेक्चर निकाल के देख लीजिएगा। बहरहाल अब उसने आपसे कहा बेटा टूवर्ड्स, इसका मतलब सर टूवर्ड्स का मतलब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी इसका मतलब पिच भी इंक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंक्रीजेस। सो करेक्ट आंसर आपको मिल गया। मेरे ख्याल में ये सवाल भी इतना मुश्किल नहीं रहा आपके लिए। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 33 में बेटा क्या बोल रहा है? एमसीक्यू नंबर 33 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 33 में आपसे कहा, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसिल ऑफ एन इंजन चेंजेस इन द रेशियो 6:5। अच्छा, अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी यानी एफ डैश, और उसने कहा हुआ है कि आर इन द रेशियो, मतलब अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी का मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों का रेशियो आपको दे रहा है। दोनों का रेशियो बेटा आपको दे रहा है 6 अपॉन, यानी 6:5। 6:5 का मतलब तो इतना तो पता ही होगा बेटा, 6/5 है। अच्छा, उसूलन इस सवाल में बेटा, मैं अगर इस सवाल को, ऑलरेडी मैंने इस सवाल को देखा था, तो इस सवाल में मिस्टेक है। यहाँ लिखा हुआ है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर नहीं है। ये सवाल को चेंज किया जाएगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर नहीं है, बल्कि आप ऑब्जर्वर भी है, तो पासिस ऑब्जर्वर विद द, चलो अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर से भी करेंगे तो असल में आंसर अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर से करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा, तो इसलिए ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब वेलोसिटी ऑफ लिसनर जो है बेटा वो 0 है। आप आंसर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आंसर में से कोई भी मैच नहीं करेगा, सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। इस सवाल की कंडीशन में मिस्टेक है, तो बुक में मिस्टेक क्यों, फिर वो एमसीक्यू में मेरे पास मिस्टेक आ रही है। बहरहाल अब उसने आपसे कहा कि बेटा इंजन जो है, यानी अगर मैं इंजन इस तरीके से बना के दिखाऊं, ये एक इंजन है, ये पास कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर को, यानी ऑब्जर्वर ये रहा। अब मुझे बताइए जो आपका इंजन है, ये इस लिसनर की तरफ आ रहा है, मतलब आपने इस तरीके से भी ये भी मेंशन किया कि भाई ये जो है वो इंजन जो है वो इसके टूवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स द लिसनर। अब मुझे बताइए फॉर्मूला जो बनता हुआ नजर आएगा वैसे नजर आएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, आप पता नहीं याद है नहीं याद, आप ऊपर लिखते थे बेटा लिसनर को, नीचे लिखते थे सोर्स को। अब लिसनर तो मूव ही नहीं कर रहा, तो ऊपर से वी आएगा, जबकि सोर्स अगर टूवर्ड्स जाता है बेटा, जिसमें सायरन लगा होगा, जो सोर्स है, सोर्स अगर टूवर्ड्स जाता है तो वी माइनस वी एस होता है। अब ये बेटा ये वाली बात क्यों नीचे वी माइनस वी एस क्यों आ रहा है, तो मैं ऑलरेडी मैंने आपको कहा ना, आप इसका प्लीज लेक्चर निकाल के देख लो चैप्टर नंबर 8 का, तो वहां ये मेंशन किया हुआ मैंने, कब प्लस आएगा कब माइनस। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू यानी वी की वैल्यू आपको दे रहा है 352 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो एफ को लाके आपने डिवाइड कर दिया, ये बन गया एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस। अब आप मुझे मेरी बात का बेटा जवाब दीजिए, ये आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है एफ डैश अपॉन एफ, एफ डैश अपॉन एफ नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू मेरे पास है 6/5, इस तरीके से, इज इक्वल टू, बेटा v लिखा हुआ है, v का मतलब हो गया 352 डिवाइडेड बाय 352 माइनस, और मुझे वी एस चाहिए। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें,
इसको सॉल्व कर लें कि 6/5, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 × 352 माइनस वी एस इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा मेरे पास 352 मल्टीप्लाई बाय 5। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो मैं आंसर आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि सवाल में मैंने पहले ही कहा था इसमें इशू है, तो आंसर तो खैर मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। बेटा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 352 से, 6 × 352, तो आप लिख लिख के कर लेगा, मैं तो खैर डायरेक्ट इस वक्त अभी सॉल्व कर रहा हूँ। 212 हो गया। फिर 6 को वी एस से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 वी एस इज इक्वल टू, और ये 252 को बेटा 5 से, 352 को 5 से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1760। ये यहाँ आ जाएगा, राइट पे जाएगा, वो लेफ्ट पर आ जाएगा, तो बन जाएगा 2112 माइनस 1760 इज इक्वल टू 6 वी एस। बेटा इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2112 माइनस 1760, तो ये हो जाएगा मेरे पास 352 इज इक्वल टू 6 वी एस। 6 को लाके बेटा डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा मेरे पास 352 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू वी एस। तो वी एस का जो आंसर आ रहा है बेटा वो ये आ रहा है 58.66। अच्छा, अब ये मुझसे सवाल होगा बेटा सर विदाउट कैलकुलेटर हम कैसे करेंगे, तो बेटा मैंने कब कहा ये विदाउट कैलकुलेटर का सवाल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वैल्यूज वगैरह चेंज है, तो इसलिए डिफरेंस, आंसर में डिफरेंस आ रहा है। ये सवाल के जो आंसर उस वक्त मैच करेंगे जब आप दोनों की वेलोसिटी को बराबर कंसीडर करेंगे, मतलब लिसनर भी इधर मूव करेगा, दोनों की वेलोसिटी बराबर होंगी, फिर ये सवाल हो जाएगा। बहरहाल आपको सवाल का आइडिया दे दिया कि इस लॉजिक का सवाल, मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल सवाल आना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 33 आपने किया। एमसीक्यू नंबर 34 की आपसे बात करेंगे बेटा। एमसीक्यू नंबर 34 में आपसे कहा, अ सोर्स ऑफ साउंड मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। फिर वही बात है, आपके पास एक ऑब्जर्वर है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ लिसनर तो मेरे पास 0 है, जबकि एक सोर्स ऑफ साउंड जिसमें सायरन लगा हुआ है, ये इसकी तरफ जा रहा है, इसकी टूवर्ड्स जा रहा है, इसके पास जा रहा है, राइट। वेलोसिटी ऑफ सोर्स को आप लिखते हैं वीएस से। अच्छा, आगे आपसे कह रहा है विद अ स्पीड 1/3 दैट ऑफ साउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ लिसनर जो है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है आपसे। उसने कहा ना अ सोर्स ऑफ साउंड, मतलब सोर्स ऑफ साउंड जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मैं बातों को हाईलाइट कर रहा हूँ। अ सोर्स ऑफ साउंड मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद अ स्पीड 1/3, मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स की जो स्पीड है बेटा, जिसको मैं लिख रहा हूँ वीएस से, वो 1/3 है, 1/3 उस स्पीड के जो साउंड की स्पीड है, और साउंड की स्पीड को आप वी से लिखते हैं, यानी वीएस बराबर है किसके, 1/3 वी के। अच्छा, अब अगर आप इसकी मजीद सवाल में बात पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, उसने कहा द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द सोर्स इज 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का मतलब आपको फ्रिक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रहा है, और अपेरेंट फ्रिक्वेंसी मांग रहा है। अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का मतलब एफ डैश मांग रहा है। अब मुझे बताइए एफ डैश का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ऊपर लिसनर आता है नीचे सोर्स। अब लिसनर मूव ही नहीं कर रहा तो ऊपर तो सिर्फ वी आएगा, जबकि सोर्स बेटा टूवर्ड्स जा रहा है। अगर आपका सोर्स टूवर्ड्स जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, वी माइनस वी एस। आप बोलेंगे सर सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वैल्यूज को जरा रखिएगा, एफ की जगह आ जाएगा 100, बेटा ऊपर वी तो थोड़ी देर के लिए एज इट इज रहेगा, नीचे v माइनस वी एस है। अब मुझे बताओ बेटा वी एस जो नजर आ रहा है, अभी अभी मैं आपको पढ़ा कर आया, ये वी एस, इस वी एस की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1/3 वी। तो ये हो गया मेरे पास 1/3 वी। बेटा अब इसको थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करने पड़ेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की। बेटा 3 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा मेरे पास, कलर चेंज करें एक मिनट, ये हो जाएगा मेरे पास 100 तो एज इट इज रहेगा, ऊपर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो v लिखा हुआ है, जबकि ये 3 को v से नीचे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3v माइनस v/3। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है। अब नीचे वाला जो 3 नजर आ रहा है बेटा, 3 तो यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर इसको मैच कीजिएगा बेटा, ये बन जाएगा 3v, और नीचे दोनों को माइनस करेंगे, 3v माइनस वी करेंगे तो नीचे जो आंसर आएगा बेटा, ऊपर तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3v माइनस वी करेंगे तो 2v हो जाएगा। बेटा 2v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मुझे बताओ 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 300, डिवाइड में 2 है, बेटा 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 150 हर्ट्ज। तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सवाल था, और यकीनन इस सवाल को समझने में आपको मजा जरूर आया होगा, क्योंकि बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल था, और अब समझ में आ गया होगा तो अब आसान भी लग रहा होगा। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 34 के बाद आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 35 मुझे नजर आ रहा है। 35 में आपसे कह रहा है बेटा, इफ अ radar system designed in accordance with the Doppler's effect, if an aeroplane is moving away from the radar, अच्छा अवे जा रहा है,
बेटा एक बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता कर आया हूँ, अगर अवे मूव करता है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है बेटा, वो फ्रिक्वेंसी हमेशा डिक्रीज होगी। आप बोलेंगे ये सर आपने हमें बताया था फ्रिक्वेंसी डिक्रीज। अब मुझे बताओ, उसने बात करी आपसे वेवलेंथ की, क्या आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा? जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बोलेंगे यस सर। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब मुझे बताइए बेटा, फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है? तो आप बोलेंगे सर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। अगर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो जो वेवलेंथ नजर आ रही है बेटा, वो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लार्जर देन द ट्रांसमिटिंग वेव, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी आपको समझ में आ रहा होगा। एमसीक्यू नंबर 36 की बेटा आपसे बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 36 में आपसे क्या कह रहा है? सवाल में आपसे कहा स्टार्स मूविंग टूवर्ड्स अर्थ। अच्छा, मुझे एक बात का अब आप जवाब देंगे। स्टार जो है वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड्स। एक बात तो आपको पता है बेटा, कभी भी टूवर्ड्स होता है तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है कि कभी भी टूवर्ड्स मूव करेगा, इसका मतलब जो फ्रिक्वेंसी है बेटा, वो फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आप बोलेंगे यस सर, ये बात तो हमें पता है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बिल्कुल। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। आप मुझे जवाब देंगे बेटा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बना है फिजिकल टू वी अपॉन लेमडा। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब मुझे आप बताइए, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, आपने एफ को इंक्रीज करा है, फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करा, इसका मतलब आपकी जो वेवलेंथ है बेटा, वो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है। अब वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या है? अगर मैं इस तरीके से 7 कलर्स के नाम लिखूं, जो आप बड़े मशहूर से नाम पढ़कर आए विबग्योर, तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, जो होती है आपके पास 7000 एंगस्ट्रॉम। और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है बेटा, वो होती है आपके पास कितनी? 4000 एंगस्ट्रॉम। मतलब बात को आप समझिएगा, जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। सर मैं आपसे कह रहा था स्टार्स जो हैं वो टूवर्ड्स आ रहे हैं। टूवर्ड्स आने का मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होने का मतलब, अब मुझे बताओ, अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो वेवलेंथ कम होने का मतलब वो रेड की तरफ तो नहीं होगा। इसका मतलब आंसर रेड शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट तो होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेवलेंथ कम होगी। और वेवलेंथ कम होने का मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो ब्लू शिफ्ट होगा। अब ब्लू के बजाय अगर वो वॉयलेट लिख देता तो फिर वॉयलेट शिफ्ट कहला सकता था। बहरहाल इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास होगा ब्लू शिफ्ट। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल सवाल है इसमें। और एमसीक्यू नंबर 37, एमसीक्यू नंबर 37 में आपसे कह रहा है बैट्स नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय डैश। तो बेटा इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इको लोकेशन। अब इको लोकेशन क्या कह रहा है ये? बेटा बैट अब मैं बना तो नहीं सकता, खैर लेट सपोज ये एक बैट है। अब इसी को बैट मान लेते हैं, क्योंकि बैट तो मैं बनाऊंगा नहीं। ये एक बैट है। ये करता क्या है? ये यहाँ से साउंड को साउंड प्रोड्यूस करता है। इको साउंड मतलब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करी। अब जब ये साउंड है, अब यहाँ पे जो भी इसको मतलब बैट जो भी ईट करेगा, वो फूड है, कोई फूड है या कोई भी चीज है, जो भी चीज कोई फ्लाई करिए कुछ करिए, अब वो उससे हिट करके यहाँ से टकरा के वापसी आएगी। तो इस तरीके से वो अंदाजा लगाता है कि वो चीज उसकी करीब आ रही है या वो चीज उसकी दूर जा रही है। तो इस चीज को मतलब फूड को नेविगेट करने में इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल इसमें कुछ ज्यादा इतनी लंबी आप कर नहीं सकते, तो करेक्ट आंसर तो खैर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 38 में जब आपसे कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 38 में आपसे कह रहा है which of the following explains that all the galaxies are receding from us। अब जिस तरीके से आपने एमसीक्यू नंबर 36 किया था उसी तरह का सवाल है। बेटा सबसे पहले तो मैं रिसीडिंग का मतलब अगर बताऊं, तो रिसीडिंग का मतलब है अवे। तो बेटा ये बात आपको बताई गई थी, अगर वो अवे जाएगा तो इसका मतलब जो उसकी फ्रिक्वेंसी है बेटा, वो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। आप बोलेंगे यस सर। अब याद है फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। बेटा अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। और वो 7 कलर्स के नाम अभी अभी मैंने लिख पाया था आपको विबग्योर करके। और मैंने आपको बताया था बेटा, रेड जो नजर आ रहा है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, कितनी? 7000 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ने का मतलब आपकी वेवलेंथ रेड की तरफ जाएगी, और रेड की तरफ जाने का मतलब करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेड शिफ्ट। तो एमसीक्यू का करेक्ट जवाब आपको आइडिया होगी, एमसीक्यू नंबर 38। एमसीक्यू नंबर 38 के बाद एमसीक्यू नंबर 39 में क्या बोल रहा है? अ विसिल गिविंग आउट 450 हर्ट्ज, मतलब जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है वो आपको बता रहा है 450 हर्ट्ज, अप्रोचेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। फिर दोबारा वही बात है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर का मतलब वेलोसिटी ऑफ लिसनर बेटा 0 है, एट ए स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड। बेटा जिस चीज से स्पीड आ रही है ये इसकी बात कर रहा है, उसने कहा ना विसिल गिविंग आउट अप्रोचेस स्टेशनरी लिसनर,
मतलब कोई इंजन है, कोई कार है, कोई भी चीज है, ये इसकी तरफ आ रही है, लिसनर की तरफ आ रही है, और ये रहा आपके पास लिसनर। अच्छा, लिसनर की वेलोसिटी जीरो है तो मैंने वीएल को तो जीरो लिखा, जबकि वेलोसिटी ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है कितना, 33 मीटर पर सेकेंड, इसको मैंने हाईलाइट किया। अच्छा, फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब आपसे कह रहा है क्या बताइए, एफ डैश बताइए। तो बेटा एफ डैश का फॉर्मूला बनेगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अच्छा, यकीनन अब आपको इसका जवाब आता होगा। ऊपर तो लिसनर आता है, लिसनर मूव नहीं कर रहा, और अगर लिसनर मूव नहीं कर रहा तो बेटा ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो आएगा वो वी आएगा, जबकि नीचे सोर्स टूवर्ड्स जा रहा है तो नीचे हो जाएगा वी माइनस वी एस। अब आप इसमें वैल्यूज देख लीजिए, वैल्यूज आपको क्या क्या मिल रही हैं। तो यकीनन आप जवाब देंगे सर एफ की जगह हो जाएगा 450, ऊपर v लिखा हुआ नजर आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड मेरे पास है 330, जबकि नीचे हो जाएगा मेरे पास कितना, 330 माइनस 33। तो बेटा अब आपका जो असल काम है बेटा, इसमें कैलकुलेशन फाइंड आउट, मतलब कैलकुलेशन करना। सबसे पहले तो बेटा आप एक काम करेंगे, नीचे 330 में से 33 को अगर माइनस करेंगे तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आंसर आता है मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ। अगर आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 297। बेटा अब ये दिखने में बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन यकीन जानिए बेटा बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। मैं आपको इसी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, और आप भी हैरान होंगे कि सर इतनी आसान कैलकुलेशन आप सिखा रहे हैं। ये देखना जरा बेटा, 3 1 3, 3 1 3, और ये जीरो एज इट इज आ गया, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल सही है। और ऐसी 3 9 27, तो 29 और 27 डिफरेंस टू का, तो ये बराबर टू चले जाएगा। फिर दोबारा होगा तो 3 9 27 हो जाएगा, तो 99 बचेगा। अगर ये बेसिक मैथ बेटा आती होगी तो फिर बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यानी मैंने इसको लिख के दिखाया 450 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर हो गया 110, नीचे हो गया 99। बेटा अब इसको देख के मुझे 11 का टेबल याद आ रहा है, 11 9 द 99, और 11 10 द 110, तो इसका मतलब सर जो बच गया वो 10/9 बच गया। और आपको इतना तो आता ही होगा बेटा, 450 मल्टीप्लाई बाय 10/9, 10/9 का मतलब होता है 1.11। आपको सिखाया ना मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिएगा जरा, कि इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर करेंगे 9 1 9, 9 और 10 में डिफरेंस 1 का आ रहा है तो आगे 0.11 आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिखूं 11/9, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये तो 9 1 9 होगा, ऊपर भी 9 1 9 होगा, तो मुझे बताओ ऊपर 11 और 9 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, तो आगे लगा देंगे 0.222। जैसे अब मैं इसका पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा, 9 1 9, ऊपर भी 9 1 9 होगा, और 9 और 40 में डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो आगे लगाएंगे 0.555। तो मेरे ख्याल में इस तरह से कैलकुलेशन आपको सिखाई हुई है, तो मुझे नहीं ख्याल कि इतनी कोई मुश्किल बात है। बहरहाल लेकिन 1.11 को अगर आप 450 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, आंसर एग्जैक्टली तो नहीं 499.99 आएगा, तकरीबन 500 हर्ट्स आएगा। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। बहरहाल इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं। और ये भी अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि वो टूवर्ड्स जा रहा है, अप्रोचेस का मतलब टूवर्ड्स जा रहा है, और टूवर्ड्स में फ्रिक्वेंसी हमेशा इंक्रीज होती है। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कम हो रहे हैं। आंसर होगा तो 450 से बड़ा होगा, तो आपको तुक्का लगाने में अंदाजा होगा। अब आप सी और डी में अक्कर बक्कर करोगे तो आपको हो सकता है तुक्का ज्यादा सही लग जाए, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जिस तरीके से मैंने आपको आइडिया दिया सवाल का। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 39 भी आपको समझाया, 39 के बाद 40 के पास आएंगे। सब्जेक्ट नंबर 40 में अब आपसे क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है द सोर्स ऑफ साउंड जनरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ 3 किलो हर्ट्ज, मतलब एफ दे रहा है, रीच एन ऑब्जर्वर। अच्छा, ऑब्जर्वर की बात नहीं कर रहा तो फिर दोबारा ऑब्जर्वर को यही मानेंगे, ऑब्जर्वर आपका स्टेशनरी है, नहीं वेलोसिटी ऑफ लिसनर जीरो है, लेकिन वो सोर्स की स्पीड बता रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड जनरेटिंग रीच एन ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ 0.5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड। मतलब अब आपको एक कंडीशन बेटा बनाना सीखनी है। उसने कहा वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जनरेटिंग, मतलब वो अब आपसे जो बात कर रहा है वो सोर्स की बात कर रहा है, द सोर्स ऑफ साउंड। तो सोर्स ऑफ साउंड का मतलब वीएस की वैल्यू दे रहा है, कितने टाइम्स दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर उसने लिखा है 0.5 टाइम्स, तो मैंने 0.5 लिखा। उस वेलोसिटी के जो साउंड की वेलोसिटी है, और साउंड की वेलोसिटी का मतलब हो गया वी, यानी वी एस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ वी। मैंने इसको मेंशन करके दिखाया, वी एस इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ वी। और उसने कहा फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब आपसे कह रहा है एफ डैश निकाल के दिखाइए। मुझे बताओ एफ डैश का फॉर्मूला बनेगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ। बेटा ऊपर लिसनर आता है, लिसनर तो मूव ही नहीं कर रहा, तो ऊपर तो वी आ जाएगा। अब उसने क्योंकि कहा हुआ है कि रीच, रीच का मतलब होता है टूवर्ड्स, ये बात तो अब याद होनी चाहिए बेटा, रीच का मतलब होता है टूवर्ड्स, और अगर सोर्स टूवर्ड्स जाता है तो नीचे आ जाएगा मेरे पास कौन, वी माइनस वी एस। अब मुझे बताओ बेटा, एफ की जगह तो 3 आ गया, ऊपर वी लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे वीएस की जगह पे हो जाएगा 0.5 वी। बेटा अगर आप इसको माइनस करोगे, नीचे अगर आप माइनस करोगे, ऊपर तो वी आएगा,
नीचे v में से 0.5v को निकालोगे तो 0.5v बचेगा। अब मुझे बताइए क्या कुछ कैंसिल नहीं हो रहा? तो आप बोलेंगे यस सर, ये v से v क्या हो रहा है कैंसिल, तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 3/0.5। और किसी भी चीज को 0.5 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसका डबल कर दीजिए। जैसे 3 को 0.5 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 का डबल करेंगे तो 3 का डबल हो जाएगा कितना हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज। 6 हर्ट्ज, लेकिन आंसर, सॉरी बेटा, सवाल किलो में था तो आंसर भी किलो में आएगा, यानी 6 किलो हर्ट्ज। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा नहीं ख्याल के सवाल ये भी आपके लिए मुश्किल रहा। मैं एक एक सवाल बेटा आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लेक्चर लेंदी होता रहता है। बहरहाल फिर भी आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 41। 41 में कह रहा है आपसे, अ विसल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 9500 हर्ट्ज, मतलब एफ दे रहा है। इट इज अप्रोचिंग ए स्टेशनरी पर्सन बेटा, स्टेशनरी पर्सन का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लिसनर मेरे पास जीरो हो गई, विद ए स्पीड वी। अच्छा, ये जो स्पीड बता रहा है वो आपको सोर्स की स्पीड बता रहा है। सोर्स की स्पीड का मतलब वी एस दे रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड, आपको वी दे रहा है। और जो फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही है, जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है वो एफ डैश दे रहा है। और आपसे क्या मांग रहा है, वैल्यू ऑफ वी यानी वेलोसिटी की वैल्यू मांग रहा है। सबसे पहले तो सवाल में आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा बेटा। फॉर्मूला जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये बनेगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। अब फिर दोबारा लेसनर तो मूव नहीं कर रहा तो ऊपर तो वी आएगा, सोर्स टूवर्ड जा रहा है तो नीचे हो जाएगा वी माइनस वी एस होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखिए बेटा। एफ डैश की वैल्यू नजर आ रही है मुझे कितनी, ये रही 10,000। बेटा एफ की जगह पे आएगा 9,500, इसको लिख के दिखाया। बेटा वी की जगह पे आ जाएगा, वी स्पीड ऑफ साउंड है 300 आएगा, और नीचे हो जाएगा 300 माइनस वी। अब आप यहाँ से इक्वेशन से वी सॉल्व करेंगे, तो कोशिश करूंगा मैं अपनी बात आपको समझाने की। कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन करते हैं जरा। सबसे पहले तो ये दो जीरो से बेटा, ये दो जीरो कैंसिल, फिर दोबारा ये दो जीरो से, और ये दो जीरो भी क्या हो गए, कैंसिल होगा। तो आप बोलेंगे यस सर ये तो बड़ा सिंप्लीफाई होती हुई इक्वेशन नजर आ रही है। इक्वेशन में क्या बचा, ये बच गया, राइट पे बचा 195, और ऊपर बच गया मेरे पास कौन, 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस वी। अब आप इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 300 माइनस वी इज इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 95 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कीजिएगा आंसर कितना आ रहा है। 95 को 3 से करेंगे तो आंसर आएगा 100, 200, 300। 300 में से 15 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 285। 285 को वहां लगे माइनस करेंगे, वी वहां राइट पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 300 माइनस 285 इज इक्वल टू वी। बेटा दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मेरा नहीं ख्याल बेटा ये कोई सवाल आपके लिए मुश्किल था। करेक्ट जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर बी। बेटा मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है ये एमसीक्यू सॉल्व करने में, बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज होते हैं। मैं भी बिल्कुल पहली दफा ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि पहले से सीख रहा हूँ फिर उसको बहुत हर बार करता हूँ, मैं पहली दफा सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यार इतनी आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो बेटा आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग किसी से कम नहीं है। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 41 के बाद एमसीक्यू नंबर 42। 42 में आपसे कह रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन। बेटा आपके पास अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये आपसे बोल रहा है। अच्छा, ये सिंपल पेंडुलम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, ये है एक्सट्रीम पोजीशन पे। बेटा यहाँ से अगर आप इसको राइट तक लेके जाते हैं तो यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड होता है, इस एम्पलीट्यूड को जब आप लिखते हैं, इस एम्पलीट्यूड को लिखते हैं ए से। ठीक है, अब लेट सपोज आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करा, मैं इसको दोबारा से बना के दिखाऊं। इसको दोबारा बनाते हैं, जरा देखिएगा। इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से पहले वो सेंटर पोजीशन पर आएगा। सही है, सेंटर पोजीशन आने में वो ए कवर करेगा, फिर यहाँ से वो आगे की तरफ जाएगा। अब जब वो यहाँ से आगे की तरफ जाएगा तो फिर दोबारा ए कवर करेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड तो ए ही है। फिर यहाँ से वो वापसी भी आएगा क्योंकि एक चक्कर मुकम्मल करना है, फिर ए कवर करेगा। फिर यहाँ से वो वापसी, इस ए को मैं ऊपर बना देता हूँ, और फिर यहाँ से वापसी भी जाएगा तो फिर ए कवर करेगा। तो मुझे बताओ टोटल ए कितने होगा? तो आप बोलेंगे सर अब बात समझ में आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, वो चारों ए को प्लस करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए और प्लस ए होगा। तो टोटल जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 4A आएगा। सो करेक्ट आंसर मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4A। एमसीक्यू नंबर 42 के बाद 43। 43 में बेटा आपसे कह रहा है, अ पार्टिकल ऑस्किलेटिंग इन सिंपल पेंडुलम मोशन इज डैश। अच्छा, उसने इक्विलिब्रियम की बात करी। बेटा इक्विलिब्रियम याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम जब होती है जब आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो, मतलब आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो हो। अब सवाल ये पैदा होता है एक्सेलरेशन कहाँ पे जीरो होगी?
तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो हमेशा होती है, मैं अगर आपको बताऊं तो एक्सेलरेशन जीरो होगी मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन। मैंने इसको लिख के दिखाया है सर, जो एक्सेलरेशन है वो आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी कहाँ पे, तो उस बात को मैंने हाईलाइट किया सर, वो होगी तो कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे। अब करेक्ट जवाब अगर आप ढूंढोगे बेटा, करेक्ट जवाब जरा ढूंढिएगा, तो वही करेक्ट जवाब है जिसको असल इत्तेफाक से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी में आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम यानी जो कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो इसलिए मतलब आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होती है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पे होगा, और इक्विलिब्रियम हमेशा मीन पोजीशन पे होती है, और मीन पोजीशन का मतलब सेंटर ऑफ इट्स पाथ। बहरहाल लॉजिकल किस्म का एमसीक्यू था, समझाने की कोशिश तो मैंने आपको की। आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू नंबर 44। बहुत ही बेटा ज्यादा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू 44। उसमें आपसे कहा कि विच वन इज द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा सिंपल हार्मोनिक के लिए पढ़ा होगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब याद रखिएगा बेटा, यानी एक चीज के साथ साइन माइनस का आ रहा है, यानी एक चीज अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब मैं अगर आपको ऑप्शन नंबर ए पढ़ाऊं, ऑप्शन नंबर ए में इस ग्राफ में जरा देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव की तरफ आ रही है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव की तरफ और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता आपके सामने, भाई दोनों पॉजिटिव हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में ये वाला ग्राफ तो सही है, यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स होगा ना बेटा। लेकिन यहाँ मसला है बेटा, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकिन डिस्प्लेसमेंट राइट पे, तो ये भी पॉजिटिव हो गई, मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव, अपवर्ड तो पॉजिटिव है ना बेटा। मैं अगर नीचे डाउनवर्ड बनाता तो समझ में आती बात। पता नहीं अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। चलो ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में जरा देखो, यहाँ पे इस ग्राफ की लाइन को, ये वाली लाइन को देखिएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, क्योंकि माइनस एक्स ये वाली जगह मिल रही है ना आपको, इस वाली जगह में क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, बात तो समझ में आ रही है आपकी। सेम काम यहाँ पे देखिएगा, इस वाली लाइन को देखेंगे जरा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। अब इस वाली जगह को देखिए आप, इस वाली जगह में क्या है कि सर यस सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है, ये बात भी समझ में आ रही है। और इसके ऊपर वाली जगह को देखो, यहाँ भी सर ऊपर वाली जगह में भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जबकि जो सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, जो मीन पोजीशन, वहां पे आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको भी पढ़ा कर आया था। यानी सेंटर पॉइंट पे आपकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो, और सेंटर पॉइंट का मतलब होता है कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। तो बड़ा ही लॉजिकल एमसीक्यू, और उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यू आपको समझ में भी आया होगा। तो करेक्ट जवाब मिल गया आपको एमसीक्यू नंबर 44 का, ऑप्शन नंबर बी। 44 के बाद एमसीक्यू नंबर 45। अच्छा 45 भी उसी तरह का एमसीक्यू है। यहाँ से कहा रिस्टोरिंग फोर्स एफ एक्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर। याद है आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आप बोलेंगे ये सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मैंने आपके सामने लिख के दिखाया। अच्छा अब उसने डिस्प्लेसमेंट को एक्स से नहीं लिखा है, डिस्प्लेसमेंट को आर से लिखा, तो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस के आर। अब मुझे बताओ के कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, और करके अगर मैं लिखूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या ये ऊपर वाले सवाल की तरह नहीं बन गया। ऊपर वाले सवाल में भी तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही आया था, याद कीजिएगा। वहां पे भी तो क्या था, वहां भी था आपके पास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और उसका ग्राफ आपने ऐसे बनाया था, इस तरीके से, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा आपने नेगेटिव बनाया था। मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की सही करके, बना नहीं सही से, सेंटर से बनना चाहिए। अब यहाँ पे इसको ऐसे लाइन आ जाएगी सही, एक एक्स और ये, तो इस तरह का ऑप्शन बेटा कौन सा नजर आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ऑप्शन नंबर ए है, ना ऑप्शन नंबर बी है, ना ऑप्शन नंबर सी है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो जो बात मैंने आपको एमसीक्यू नंबर 44 में बताई वही सेम यहाँ पे भी कवर हो रही है, वही बात एमसीक्यू नंबर 45 में भी। और अब अगले एमसीक्यू पर आएंगे, एमसीक्यू नंबर 46। 46 में आपसे कह रहा है दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन कंप्लीट इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो इस एमसीक्यू को समझने के लिए थोड़ी सी बात अगर मैं पुरानी अपनी रिकॉल करूं बेटा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पेंडुलम वाली एग्जांपल में बताया था, जो डिस्टेंस कवर करता है बेटा, जो डिस्टेंस ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, कि डिस्टेंस कवर करता है वो 4a के बराबर होता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, जो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा बेटा, कि मैंने आपको लिख के दिखाया, डिस्टेंस बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड के।
अब मुझे बताओ उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसने आपको कहा 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की जगह 20 आ गया। मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, उसने कहा ना एम्पलीट्यूड निकाल के दिखाइए। तो अब मुझे बताओ इस 4 को लाके डिवाइड कर दोगे, 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आप बोलेंगे सर 4 वन जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड का आंसर आएगा बेटा, वो एम्पलीट्यूड का आंसर आएगा कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू ये भी आसान हो गया आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 46 के बाद 47 पढ़ेंगे। बेटा उसने आपसे कहा a body move with the simple harmonic motion and makes n complete oscillation in 1 second। बेटा कितनी वाइब्रेशन कर रहा है 1 सेकंड में, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ये तो अब आपको बात पता होनी चाहिए, उसने आपने पढ़ा होगा ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटरी बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब कितनी वाइब्रेशन कर रहा है, उसने कहा है उसने एन वाइब्रेशन करी है, मतलब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू एन दे रहा है। और आपसे मांग रहा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। लेकिन उसने आपको बताया सर फ्रिक्वेंसी एफ नहीं है, फ्रिक्वेंसी एन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई एन रेडियन पर सेकेंड। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 पाई एन और आगे उसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल में एमसीक्यू समझ में आ गया होगा आपको। एमसीक्यू नंबर 47 के बाद 48 नजर आ रहा है। तो एमसीक्यू नंबर 48 बेटा अच्छा खासा टेक्निकल किस्म का सवाल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बात आपको समझाऊं, लेकिन एमसीक्यू बेटा लिटरली है बड़ा मुश्किल, और आप लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होगा। मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात समझाने की। सवाल में आपसे कह रहा है a simple pendulum is executing simple harmonic motion with a time period t। अच्छा टाइम पीरियड की बात आ गई। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21%। अब मैं आपसे अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। उससे टाइम पीरियड की बात करी और लेंथ की बात करी। अब मुझे बताओ बेटा टाइम पीरियड और लेंथ का जो फॉर्म रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन कैसा बन रहा है। तो आप बोलेंगे सर दोनों का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड और लेंथ का जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अब आपसे कहा गया बेटा इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज बाय 21%, आपने लेंथ को 21% बढ़ा दिया। तो 21% बढ़ाने का मतलब क्या है सर, लेंथ को आपने बढ़ाया 21%, 21% का मतलब होगा 0.21। अब ये बात पता नहीं याद है नहीं याद, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी आपको बेटा पढ़ाया हुआ है। अगर चैप्टर नंबर 1 याद होगा, मैं कहता था लेंथ आप चैप्टर नंबर 7 में वर्क पावर एनर्जी में वेलोसिटी 10% बढ़ाएंगे तो आप मुझे नई वेलोसिटी बताते थे सर, 10% का मतलब होगा 10/100 करेंगे तो 0.1 बनेगा। सेम ऐसी बेटा अब 21% है, तो 21% को चलो मैं पूरा भी लिख के दिखाऊं अगर आपको, तो 21 को अगर आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 0.21। अच्छा 0.21 टाइम्स आपने लेंथ को बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ न्यू लेंथ कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर जो इनिशियल लेंथ थी वो तो एल थी, आपने 0.21 लेंथ का इजाफा कर दिया, तो मुझे बताओ नई लेंथ कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर नई लेंथ हो जाएगी 1.21। आपने ये निकाल के दिखाया। आप बोलेंगे चलें सर आपकी ये बात भी मान लेते हैं। तो बेटा ये सवाल अच्छा खासा मुश्किल सवाल है, मैं बात कोशिश कर रहा हूँ अपनी बात समझाने की। मैंने आपको सबसे पहले क्या करके दिखाया सर, रिलेशन बना के दिखाया, फिर लेंथ को ऐड करके दिखाया। अब मुझे बताओ जो रिलेशन लिखा हुआ नजर आ रहा था टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अब जहाँ पे लेंथ लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा वहां पे आ जाएगा 1.21। सर 1.21 का रूट कैसे निकालेंगे, ये बेटा अब आपकी लिमिट से हो गया बाहर, क्योंकि 1.21 का रूट, फिर मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको समझाने की कि आपको एटलीस्ट मेरी बात समझ में आ जाए बेटा, जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ एक काम करो, 1.2 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44। ये तो याद है ना, देखो आप ये नहीं बोलना बेटा आप एंड की वर्कशीट्स कर रहे हो। अब ये भी अगर नहीं आता तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप समझो आप मेडिकल के फिर काबिल ही नहीं हो, आप एमडी कर ही नहीं सकते अगर आपको ये याद नहीं आ रहा। ये अब आपको पता होना चाहिए कि 1.2 का स्क्वायर 1.44 है। अब जब आप इसको रिवर्स में लेके जाओगे तो रिवर्स में इसको ऐसे लिखेंगे, जरा देखिएगा। रिवर्स इसको ऐसे करेंगे, मैं बोलूंगा 1.44 का रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1.44 का रूट हो जाएगा 1.2। अभी इसका रिवर्स हो गया। जैसे मैं आपसे अब पूछूं, चलो ये बात तो बहुत ही मैंने मुश्किल कर दी होगी, तो मैं आपको ये बात पूछ लेता हूँ बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है। आप बोलेंगे सर 4, और मैं बोलूंगा बेटा 4 का रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 का रूट 2 होगा। ऐसी 3 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर होगा 9, मैं बोलूंगा बेटा 9 का रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 3। सेम। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ जरा, मैं आपसे बोल रहा हूँ 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1.1 का स्क्वायर होता था 1.21। तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा बताओ
1.21 का रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1.21 का रूट होगा 1.1। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई तो बेटा हैरत की बात होगी कि 1.21 का जो रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.1 आ रहा है। यानी आपकी जो लेंथ में इजाफा हुआ है बेटा, जिस नंबर का आपको इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, उस नंबर को मैंने मेंशन करके दिखाया है। वो नंबर आपको नजर आ रहा है कितना, 1.1। यानी आपका जो टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ भी कौन आ जाएगा, अब वहां अगर 1.1 आ रहा है तो आप टाइम के साथ भी क्या लिखेंगे, टाइम के साथ भी 1.1 आ जाएगा। इसको मैंने लिख के दिखाया सर, टाइम के साथ भी 1.1 आएगा। अब आखिरी स्टेप बेटा, क्योंकि सवाल इतना मुश्किल सवाल हो गया आपके लिए, अब मुझे बताओ जो इनिशियल टाइम था, वो इनिशियल टाइम तो सिर्फ 1 होगा। यानी 1.1 में से आप अपने इनिशियल टाइम यानी सिर्फ टी को माइनस, यार बहुत लंबी हो गई, अब मैं कैसे आपको समझाऊं, इतना मुश्किल हो रहा है आपको इस वक्त समझाना। बेटा 1.1 में से आप फिर अपने इनिशियल टाइम 1 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.1। इसको परसेंट में लाने के लिए मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, तो आंसर आ जाएगा कितना परसेंट, 10%। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगर ये एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो आपसे बेटा मेरी गुजारिश ये है कि चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर निकाल के लाजमी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 में ये परसेंटेज इंक्रीज वाले सवाल मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से करवाए। मैं रेफरेंस आपको लिख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7 में प्लीज वो लेक्चर निकाल के देख लीजिएगा, परसेंटेज इंक्रीज वाला आपके बुक में भी मेंशन्ड है, तो फिर ये बात आपको समझ में आ जाएगी। बहरहाल अब इस पर ज्यादा लंबी नहीं करते, एमसीक्यू नंबर 49 की तरफ आते हैं। 49 में आपसे कहा, a body executes simple harmonic motion with a period of 6 seconds and amplitude of 3 centimeter और maximum speed in centimeter per second। तो बेटा अब इसकी सवाल की लॉजिक भी जरा समझिएगा। उसने कहा मैक्सिमम स्पीड का मतलब वी मैक्स निकाल के दिखाइए। अच्छा, पीरियड ऑफ 6 सेकंड का मतलब टाइम पीरियड दे रहा है, और एम्पलीट्यूड का मतलब आपको एक्स नॉट दे रहा है। अब वी मैक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, ये तो याद होगा फॉर्मूला। अब मुझे एक्स नॉट तो पता है, मसला है ओमेगा मुझे नहीं पता। तो मैं आपको रिकॉल करता हूँ बेटा, आप लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। आप बोलेंगे यस सर, ओमेगा को ऊपर लेके जाइए, टाइम पीरियड को नीचे लेकर आइए। तो ओमेगा का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अपॉन टी। तो जहां पे अब ओमेगा नजर आ रहा है, आप उस ओमेगा की जगह पे रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो इसको चेंज करके लिखेंगे, जरा देखिएगा। ये फॉर्मूला बनेगा वी मैक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट। क्योंकि अब उसने आंसर ही सेंटीमीटर पर सेकंड में मांगा, तो इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, ये हो जाएगा। वैल्यूज रखने की भी जगह नजर नहीं आ रही मुझे, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ 2 पाई, और डिवाइड में टी आएगा तो टाइम पीरियड दिया हुआ है 6, और मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट मुझे नजर आ रहा है। एक्स नॉट कितना दिख रहा है सर, एक्स नॉट दिख रहा है 3। इसको कैंसिल कीजिएगा, 3 1 3, 3 2 6, फिर ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल। तो वी मैक्स का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। सो करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। बहरहाल आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 50। एमसीक्यू नंबर 50 में आपसे कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम swings about the vertical equilibrium position with a maximum angular displacement of 3 degree and period t if the same pendulum is given angular displacement of 5 degree। बेटा सबसे पहले तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में अगर मैं आपसे बात करूं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आप मुझे बोलेंगे सर आपका जो टाइम पीरियड है ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और ये डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी पे। कहीं एम्पलीट्यूड तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। यानी टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, पहली बात। और इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि आपके एंगल की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री हो, अगर 5 डिग्री से कम कम हो तो आपका टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जितना टाइम पीरियड 3 डिग्री पे है उतना ही टाइम पीरियड आपका 5 डिग्री पे भी होगा। यानी टाइम पीरियड सेम रहेगा, और टाइम पीरियड सेम रहने का मतलब करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो ये बात जरा याद रखिएगा कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, जब तक आपका एंगल क्या होगा, लेस देन 5 डिग्री होगा। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 50 के बाद एमसीक्यू नंबर 51। 51 में आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1 मीटर। अच्छा, इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द मून वेयर ग्रेविटी इज 1/6 वैल्यू ऑफ द अर्थ इज डैश। सवाल बेटा बड़ा समझने वाला सवाल, मैं कोशिश करूंगा अपनी बात आपको समझाऊं। देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो ये, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब उसने कहा हुआ है आपसे सेकंड पेंडुलम, तो बेटा सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। मतलब टाइम पीरियड आपके पास कांस्टेंट है, टाइम पीरियड को आपको नहीं छेड़ना, मतलब टाइम पीरियड सेम रहना चाहिए। अब उसने कहा कि आप जो है वो चले गए कहाँ पे, मून पे।
देखो ना, उसने पहले अर्थ की बात करी, फिर कहा इट्स लेंथ ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, आप मून पे चले गए। अब मुझे बताओ, क्योंकि वहां पे, अब मैं अगर इस फॉर्मूले को चेंज करूं इस तरीके से, वहां पे ग्रेविटी जो है वो 1/6 हो रही है, यानी ग्रेविटी 1/6 हो गई। अब मुझे बताओ, क्योंकि ग्रेविटी 1/6 हो गई है, तो लेंथ के साथ भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो लेंथ भी बेटा आपको 1/6 करने पड़ेगी, यानी लेंथ भी आपको 1/6 करने पड़ेगी। जब भी तो ये 1/6 से 1/6 कैंसिल होगा तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर तो सिर्फ आप ग्रेविटी कम कर दोगे तो इसका मतलब तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जबकि टाइम पीरियड तो आपको कांस्टेंट रखना है ना, क्योंकि उसने कहा हुआ है सेकंड पेंडुलम। अगर सेकंड पेंडुलम नहीं बोलता तो फिर तो वेरिएशन आ सकती है। तो जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड कांस्टेंट है। अब अगर आप ग्रेविटी को कम करेंगे तो लेंथ को भी कम करना पड़ेगा, ये बात समझनी चाहिए। और अगर मैं ग्रेविटी को बढ़ाऊंगा तो लेंथ को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो बात जरा ध्यान में रखिएगा। अगर ग्रेविटी कम तो लेंथ भी कम होगी। अगर मैं ग्रेविटी को 1/6 करूंगा, लिख के दिखाता हूँ इसको, अगर मैं ग्रेविटी को बेटा 1/6 करूंगा तो मुझे लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा, 1/6 करना पड़ेगा। 1/6 का मतलब हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6 मीटर। तो अब जरा इस बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू नंबर 51 आपको करवाया, 51 के बाद 52, ये भी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड नजर आ रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स, आपने लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, यानी जहां एल है वहां पे 4L आएगा, और आपसे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। बेटा जहाँ पे एल लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पे 4L आएगा, नीचे जी लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए 4 का रूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर, चलो और आसान करो, पूरा फॉर्मूले को कंसीडर ही नहीं करो, आप ऐसे लिख लो, टाइम पीरियड और लेंथ का आपस में रिलेशन डायरेक्ट आ रहा है। आप बोलेंगे यस सर। अब जहाँ पे लेंथ लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पे आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, आप बोलेंगे बिल्कुल। सर 4 का रूट कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 4 का रूट 2 होगा। अब जिस नंबर का इजाफा हुआ वो नंबर कौन है, तो आप बोलेंगे सर वो नंबर 2 है। इसका मतलब आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 53 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 53 में आपसे कह रहा है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डैश। बेटा याद रखिएगा, आपके पेंडुलम में आपने पढ़ा होगा, सिंपल पेंडुलम में आप अपने सिंपल पेंडुलम में कंपोनेंट करते थे। मैं कंपोनेंट बेटा आपको करके दिखा रहा हूँ, कंपोनेंट देखिएगा। याद होगा आपको, एक कंपोनेंट आप ऐसे करते थे जिसको आप लिखते थे mg sin थीटा से, और एक कंपोनेंट ये होता था जिसको आप लिखते थे किससे, mg cos थीटा से। जबकि जो ऊपर टेंशन बनी हुई नजर आती थी, टेंशन को आप लिखते थे टी से। तो अब मुझे बताओ टेंशन किसके अपोजिट होती थी, मैं इसको बनाना चाह रहा था, मैंने इस तरीके से एरो बनाया, एक ने सही बना नहीं, फिर दोबारा ओए ओए लाइन ही गायब हो गई, मेरे ख्याल में डायग्राम पूरी खराब तरीके से। और आप टेंशन बना के दिखाएंगे, बहरहाल ये टेंशन मैंने बना के दिखाई। अब मुझे बताइए इसको आगे की तरफ जो मूव कराएगा वो कौन सी फोर्स करा रही है, तो आप बोलेंगे सर वो जो मूव कराती है वो mg sin थीटा है। सो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, mg sin थीटा। और इसी तरह का एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 54। 54 में कह रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डैश। एमसीक्यू नंबर 54 में भी इसी तरह की बात अब आपसे कर रहा था, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डैश। टेंशन की बात कर रहा है बेटा, टेंशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यानी आपका जो टेंशन है बेटा वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं अगर आपसे बेटा शेयर करूं दो बातें, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, ये बात अब आपको याद होगी, और कॉस 90 बराबर होता है 0 के। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है। अब मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, तो आप मुझे जवाब देंगे सर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अगर आपकी जो एंगल है, यानी एंगल की वैल्यू है बेटा वो 0 डिग्री है। मतलब आपका जो एंगल नजर आ रहा है वो 0 डिग्री। बेटा एंगल 0 डिग्री जब होगा जब वो पेंडुलम बिल्कुल स्ट्रेट होगा, मतलब पेंडुलम ऐसे बना हुआ हो, पेंडुलम बिल्कुल इस तरीके से, ये, अब एंगल 0 है। और अब मैक्सिमम कब होगा, जब पेंडुलम ऐसे हो, ये एंगल 90 होगा। अब क्योंकि पेंडुलम जब 0 है, अगर बिल्कुल मीन पोजीशन पर है, इसका मतलब इस वक्त इसका एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, कि आपकी टेंशन मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 0 है। भाई देखो, आपकी टेंशन मैक्सिमम, अगर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब है, तो आप बोलेंगे सब एंगल क्या है, 0। और अगर एंगल 0 है तो एंगल 0 का मतलब होता है मीन पोजीशन। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपकी जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम होगी वो हमेशा मीन पोजीशन पे। तो एमसीक्यू नंबर 54 आपको बताया। 54 के बाद एमसीक्यू नंबर 55 पर आएंगे, और 55
खैर बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल है, कोशिश करूंगा अपनी बात आपको समझाने की। समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो बेटा कोई बात नहीं। सिंपल पेंडुलम का सवाल 55, चलो इसको ड्रॉ करते हैं आज। चलें, बहरहाल मैंने इसको कोशिश करी सिंपल पेंडुलम बनाने की। लेट सपोज ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम है। अब इसमें आपसे कह रहा है, इफ अ होलो बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम बी फिल्ड विद मरकरी। आपने इसमें मरकरी फिल कर दिया, राइट, आपने इसमें मरकरी फिल कर दिया। अच्छा, मरकरी फिल करने के बाद मैं आपसे अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन डी। अब मुझे बताओ इसकी जो लेंथ काउंट करेंगे, कभी भी कोई अगर कोई बॉडी अटैच होती है तो आप जब लेंथ काउंट करते हैं तो उसके सेंटर तक ही काउंट करते हैं। मतलब जहां पे ये मरकरी फील्ड हुआ हुआ है, मरकरी फील्ड जहां तक होगा वहां तक ही आप इसकी लेंथ काउंट करेंगे। ये लेंथ एल आ गई। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा, सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल इस वक्त सेंटर पे नजर आ रहा है, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, COM सेंटर ऑफ मास। अच्छा, आगे आपसे कहा डेड ड्रेन्स, मतलब मरकरी इसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, मतलब इसमें मामूली सा एक होल हो गया। यहाँ होल होने की वजह से अब मरकरी यहाँ से निकल रहा है। मुझे बताइए जब यहाँ से मरकरी निकलेगा, मरकरी जब यहाँ से ड्रेन होगा, क्या मरकरी इतना ही रहेगा या मरकरी ऊपर से कम होना शुरू होगा? तो आप बोलेंगे सर ये मरकरी ऊपर से कम होना शुरू होगा, मतलब मैंने ऊपर से कुछ लाइंस को इरेज कर दिया इस तरीके से। अब मुझे बताइए जब मरकरी आपका इरेज हो गया, मरकरी कम बचा, मतलब कुछ मरकरी इसमें निकल गया, अब आपका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, वो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास अगर नीचे हो गया, इसका मतलब इसकी जो लेंथ नजर आ रही है वो लेंथ अब बढ़ गई। मुझे बताओ ना, अगर मरकरी नीचे हो गया तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी अब उसका थोड़ा और नीचे हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए लेंथ कम हुई या लेंथ बढ़ी? तो आप बोलेंगे सर लेंथ बढ़ गई। लेंथ बढ़ने का मतलब ये है उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलेंगे हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। यानी जब मरकरी कंप्लीटली फिल था तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में आ रहा था। अब जैसे जैसे इसमें से मरकरी निकलता रहेगा, मरकरी निकलता रहेगा, सेंटर ऑफ मास नीचे होता रहेगा। सेंटर ऑफ मास नीचे होते होते मतलब इसकी लेंथ बढ़ते रहेगी, जब लेंथ बढ़ती रहेगी तो टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। लेकिन जब मरकरी इसमें से पूरा निकल जाएगा, तो मुझे बताओ जब मरकरी पूरा निकल गया, अब तो मरकरी इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो थोड़ी देर के लिए बना था, ये सेंटर ऑफ मास जो नया सेंटर ऑफ मास था, वापसी सेंटर ऑफ मास उसी अपनी पुरानी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर पुरानी जगह पे शिफ्ट होगा तो मुझे बताओ जो लेंथ बढ़ी थी वो लेंथ वापसी कम हो गई। यानी जो लेंथ बढ़ी वो लेंथ वापसी कम हो गई, जो टाइम पीरियड बढ़ा था वो टाइम पीरियड भी वापसी कम हो जाएगा। यानी करेक्ट जवाब इस MCQ का जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी फर्स्ट इंक्रीज, पहले आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा और देन टाइम पीरियड आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बड़ा लॉजिकल सवाल है और इंटरेस्टिंग भी था, तो मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी, कोई इतनी अब मुश्किल बात इसमें नहीं है। बहरहाल MCQ नंबर 56 की तरफ आएंगे। MCQ नंबर 56 अजीब सी लंबी चौड़ी कुछ बात आपसे कर रहे हैं। आप सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास M swings about the vertical equilibrium position theta is equal to 0 when the angular displacement is maximum। अब वो कुछ भी नहीं है बेटा, टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन की बात आपसे कर रहा है, व्हाट इज द टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला होता है टेंशन इज टी इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब मुझे बताइए अगर आप टेंशन अपनी मैक्सिमम करेंगे तो जो आपका एंगल है वो एंगल भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा और मैक्सिमम। तो सिर्फ वो थोड़ी सी लंबी करना चाह रहा था, तो करेक्ट जवाब मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी mg cos थीटा और थीटा आपका मैक्सिमम होगा। MCQ नंबर 57 में आपसे क्या कह रहा है? 57 में आपसे कह रहा है द टाइम पीरियड फॉर अ पेंडुलम from x to y is 1.5 second, then its frequency is dash। अच्छा सॉरी, टाइम पीरियड नहीं, टाइम टेकन फॉर अ पेंडुलम। मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है अगर वो एक अपनी एक चक्कर मुकम्मल करेगा। सही है, अब मुझे बताओ उसका एक चक्कर मुकम्मल कब होगा। पहले तो वो यहाँ से राइट पे गया, राइट पे जाने पे टाइम होगा कितना, 1.5 सेकेंड। आप बोलेंगे सर सही है। यहाँ से जब वापसी दोबारा आएगा, फिर दोबारा आते हुए टाइम होगा 1.5 सेकेंड। अच्छा, फिर दोबारा यहाँ से आगे की तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ फिर दोबारा जब वो आगे की तरफ जाएगा, फिर उसको टाइम लगेगा कितना, 1.5 सेकेंड। और फिर जब वो यहाँ से वापसी आएगा तो फिर उसको टाइम लगेगा 1.5 सेकेंड। तो टोटल जो उसको टाइम लगेगा, जो उसका टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 और प्लस 1.5। तो टोटल जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 6 सेकेंड्स आएगा। जबकि उसने आपसे मांगी है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला तो आप तमाम लोगों को ही बेटा पता होगा। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, फ्रिक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड 6 है तो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे वो फ्रिक्वेंसी आएगी। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6 हर्ट्ज। एमसीक्यू नंबर 58 में कहा व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स डबल इस एनर्जी बिकम्स डैश। तो एनर्जी का फॉर्मूला पता नहीं आपको याद है नहीं याद, एनर्जी का फॉर्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन की E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर एनर्जी और एम्पलीट्यूड का आपस में रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, इस तरीके से E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने बेटा एम्पलीट्यूड को कर दिया डबल, डबल का मतलब है जहाँ एक्स नॉट है वहां 2x नॉट आ जाएगा, इस तरीके से जहाँ एक्स नॉट है वहां पे 2x नॉट आएगा। तो मुझे बताओ 2x नॉट का स्क्वायर करोगे तो आंसर में क्या आएगा, आप बोलेंगे सर आंसर में आ जाएगा 4x नॉट स्क्वायर। तो किस नंबर का इजाफा हुआ सर, 4 का इजाफा हुआ, इसका मतलब करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 टाइम्स। अब लास्ट के दो एमसीक्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 59। 59 में आपसे कह रहा है फॉर व्हाट डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब वो आपसे कहना चाह रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स, बिकम्स का मतलब इज इक्वल टू 1/4 का मतलब 1/4 उस वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू को मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब मुझे बताओ एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था थोड़ी देर पहले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नजर आ रही है बेटा वहां पे आ जाएगा कौन, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और जहाँ सिंपल पोटेंशियल एनर्जी जहाँ मैक्सिमम नहीं है वहां पे सिंपल आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी मैक्सिमम होती है तो एम्पलीट्यूड आता है एक्स नॉट आता है, और सिंपल होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन जरा कीजिएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, के से के कैंसिल, बेटा ये आ गया हाफ के, और यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। अब अगर कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन करेंगे, के से के कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, जो बच गया वो कौन बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लगा दिया, एक्स स्क्वायर ये हो गया मेरे पास 1/4 अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1/4 का रूट होगा 1/2 और ये हो जाएगा एक्स नॉट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा एक्स नॉट, यानी एक्स बराबर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट जवाब, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना x0/2। तो करेक्ट जवाब आपको मिल गया। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 60 लास्ट एमसीक्यू आपको नजर आ रहा था, एमसीक्यू नंबर 60 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 60 बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, उसने कहा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम्स इक्वल। यानी काइनेटिक एनर्जी और बेटा पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो तरीका आपसे शेयर करेंगे बेटा। सवाल में कुछ बातें अब आपको याद कराने पड़ेंगी, इनके फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो फिर आप कर नहीं सकते। चैप्टर नंबर 8 में निकाल के देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसमें आपके पास है हाफ के एक्स स्क्वायर, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो दोनों फॉर्मूलों को आपने लिख के देखा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हैं। बेटा काइनेटिक एनर्जी की जगह पे कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ और के अगर आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन में आ रहा है तो कैंसिलेशन करवाइएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, के से के कैंसिल, तो जो बच गया वो मुझे बताइए। आप बोलेंगे सर ये बच गया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वहां जाएगा तो प्लस होगा, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा उसने अब आंसर जो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो बेटा ये तो पता ही होगा एक्स नॉट बराबर होता है ए के, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर आएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और x√2 को लाके डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो आंसर बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, x इज इक्वल टू 1/√2 और साथ में a आ जाएगा। सो इस तरह का ऑप्शन जो आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छे खासे मुश्किल एमसीक्यू और लेक्चर भी काफी लेंदी हो गया होगा। बहरहाल अब यहाँ लेक्चर को एंड करेंगे, तो किप्स वर्कशीट का फोर्थ लेक्चर आपके सामने था वेव्स से रिलेटेड, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।